ओके, नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षित आजमगढ़ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का आपको जो कोर्स चल रहा था, इसमें थोड़ा सा आपको डिले हो गया था। मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था किसी काम से, और इस बार जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, पहले के तुलना में ये अपडेटेड आपको वर्जन है। ये इस हिसाब से है कि पहले जो आपको वीडियोस जाते थे, लेक्चर अलग होते थे, एमसीक्यू अलग होते थे। मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाऊं किसी भी आपको कंटेंट को, किसी भी वीडियो को, ताकि आपको क्या हो कि जो कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट तैयार होने के संग संग आपको तुरंत वहीं पर एमसीक्यू मिल जाए, ताकि आपको बातें क्लियर हो कि इस टॉपिक से ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो अलग अलग आयोगों के द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसा कि आपको ये स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के लिए है, लेकिन और भी बच्चे जिनका सिंधु घाटी सभ्यता पर आपको मजबूती नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और मेरा मानना है कि ये आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, काफी डिटेल्ड वीडियो है। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता दो पार्ट में आएगा, एक ये लेक्चर है, एक अगला वाला, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि एक नॉर्मल सी बात हम लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे पहली जो नगरीय सभ्यता रहती है, आपको सिंधु घाटी की सभ्यता रहती है। इसके नगर इतने कमाल के रहते हैं, गजब के रहते हैं, कि आप कल्पना करके देख सकते हैं कि आज के टाइम पर भी इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन जैसे आपको क्या चलाना पड़ता है, स्कीम या योजनाएं चलानी पड़ती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आपको ऐसी सभ्यता दिखाई देती है जहां पर घरों में क्या होगा, आपको 100% आपको क्या मिलता है, ओडीएफ सिस्टम, मतलब शौचालय की सुविधा मिलती है। घरों में आपके कुएं मिलते हैं। कुछ इसी प्रकार से आप मोहनजोदड़ो में जाएंगे तो आपको बाथ टब मिलेगा। ठीक है, आपको वहां पर बेसिन मिलता है लगभग 5000 वर्ष के आसपास पहले। आप ये कल्पना करके देख सकते हैं कि उस समय मतलब विश्व को सबसे पहली नगरीय सभ्यता देने वाला कोई था तो भारत देश था। ठीक है, आइए चलिए इसी सभ्यता के बारे में दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए, ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक सामान्य इसका परिचय, ठीक है, इसकी खोज कैसे हुई, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, और जो इसके इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं उसके बारे में देखेंगे। बाकी जो अगला लेक्चर आएगा उसमें इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में आप देखेंगे तो आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि एक परिचय में, सामान्य परिचय में हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि आपको ये विश्व के सबसे पहली प्रथम क्या दिखेगी, नगरीय सभ्यता दिखेगी। ये आपको विश्व की सबसे पहली, ठीक है, आपको नगरीय सभ्यता दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको दिखाई देगी। अगर ये देखेंगे तो ये आपको किस पे दिखाई देगा, ग्रिड पैटर्न पे, ग्रिड पैटर्न। अब ग्रिड पैटर्न पे जो इसके शहर होते थे, जो इसके नगर होते थे, जो इसके नगर होते थे वो ग्रिड पैटर्न पे होते थे। अब आप पूछेंगे ग्रिड पैटर्न सर क्या होता है। देखिए, ग्रिड पैटर्न दोस्तों आपको ठीक एक शहर का ऐसा मॉडल होता है जहां पर हम शहर को, जैसे आप लोगों ने चेस खेला होगा तो चेस बोर्ड टाइप का आपको शहर बनाते हैं। ऐसे शहर में होता क्या है कि आपको चक्का जाम या ट्रैफिक वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा मैप आपको बना के दिखाता हूं कि ये देखिए, ये आपको एक शहर है। मैं एक शहर का मैप बना रहा हूं जो ग्रिड पैटर्न पे आधारित है। एक मिनट, ओके, ये आपको एक शहर में बना रहा हूं जो किस पे आधारित है, ग्रिड पैटर्न पे। अब इस पे आप देखेंगे तो ये आपको, ये ग्रिड पैटर्न पे चेस बोर्ड टाइप का, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगी ग्रिड पैटर्न पे, ये कॉलोनी। ठीक है, ये कॉलोनी सिंधु घाटी सभ्यता की ये कॉलोनी दिखाई देगी। ये कॉलोनी हो गई, ये कॉलोनी नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम बना सकते हैं। एक एक नीचे ये कॉलोनी हो गई, नीचे ये दूसरी कॉलोनी हो गई। ठीक है, हमने 4 कॉलोनी लिया। अब इसमें आप ध्यान देंगे ग्रीन पैटर्न में, आपको ग्रिड पैटर्न में क्या होता है कि ये तो पूरा एक शहर का मॉडल हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा, मेन रोड। ठीक है, ये मेन रोड दिखाई देगा। इसका विस्तार आपको कैसे दिखेगा, जो मेन रोड है ना, मेन जो आपको रोड है, मेन रोड जो मुख्य रोड है, इसका विस्तार दोस्तों दिखाई देगा आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, और इसके अंदर जब आप, मुख्य रास्ते हैं, लेकिन इसके अंदर जब कॉलोनी में घुसेंगे तो आपको ये घर दिखाई देंगे छोटे छोटे। ठीक है, ये घर हो गए, ये घर हो गया, ये दोस्तों आपको घर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको मकान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको मकान दिखाई दे रहे हैं। ये कॉलोनी के अंदर मकान बनते थे, याद रखिएगा। आपको मेन रास्ता ये है, और ये कॉलोनी के अंदर आपको घर दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्रिड पैटर्न कुछ इस तरीके से होता था कि ये कॉलोनी के अंदर जो मकान है, इसमें खिड़की और दरवाजे किधर खुलते थे। इसमें अगर ध्यान देंगे तो खिड़की और दरवाजे आपको गलियों में खुलते थे। ये हो गया आपको खिड़की दरवाजे। ठीक है, ये आपको गली में खुल रहा है खिड़की दरवाजे, इसके याद रखिएगा, ऐसे खुल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके खिड़की और दरवाजे आपको गली के अंदर खुलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है,
गली के अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, खुलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस पैटर्न पे आपको क्या बनता था, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बनते थे। इसमें देखेंगे खास बात क्या कि ये ग्रिड पैटर्न में कि मान लीजिए कोई बंदा है इधर से आना चाह रहा है और यहां पर जाम लगा पड़ा, तो ये क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे चला आएगा, या उसके बाद ऐसे जा रहा है, इधर भी जाम है तो इधर चला जाएगा, है ना, इधर चला जाएगा, इधर वाले रास्ते से ऐसे चल जाएगा, मतलब जहां पे इसको जाना है। अगर इधर भी जाम आपको लगा रहेगा, एक मिनट, ठीक, चलिए, कभी कभी ये आपको दिक्कत कर देता है, काम नहीं करता। हाँ, ये ग्रिड पैटर्न मैंने आपको बताया। ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि आपको ऐसे शहर होंगे और शहर में ऐसे आपको जैसे गली होगी, कॉलोनी होगी, और इसमें आपको घर होंगे, रास्ते आपको मुख्य रोड पे जाते हैं। कभी भी ऐसे नगर में आपको जाम नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपको क्या है, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता दिखाई देगी। ठीक है, विश्व की सबसे पहले क्या दिखाई देगी दोस्तों, नगरीय सभ्यता। इस नोट्स को मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको क्या होगा कि ज्यादा आपको कहीं पे अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से अंडरलाइन होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब इसके शहर होते हैं ग्रिड पैटर्न पे आधारित होते हैं। अब चूंकि देखेंगे कि इसको दो नामों से जानते हैं, सिंधु घाट, नाम तो कई सारे हैं, आगे आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, जहां पे आपको तांबे के संग टिन को मिला के कांस्य बनाया जाता, ब्रोंज बनाया जाता, तो आपको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। ये आपको आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसकी लिपि तो है किंतु इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की इसको सभ्यता बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं क्या है, इसके संग संग सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपको जो नवीनतम खोजों के अनुसार इसके अधिकतर जो शहर हैं आपको सरस्वती नदी के किनारे मिलेंगे, उसके आसपास। ठीक है, तो इस सभ्यता का अधिकतर जो स्थल है वो कौन से नदी के किनारे, सिंधु नदी किनारे है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की आपको इसको सभ्यता कहते हैं। उसके संग संग आपको क्या दिखाई देगा कि प्रथम उत्खनन स्थल जो है वो हड़प्पा है। ठीक है, जो सबसे पहला जो शहर आपको खोजा गया था दोस्तों, वो आपको हड़प्पा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब देखिए, आपने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या इस पे कोई प्रश्न पूछा गया है क्या? यस, तो आपको ये सामने प्रश्न दिखाई देता है, ये एसएससी 2004 में प्रश्न पूछा गया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। क्योंकि सबसे पहला आपको शहर खोजा गया हड़प्पा शहर, तो आपको इस शहर की खोज किस वर्ष हुई, या जैसे खोज हुआ है तो इसका 1924 में नाम पड़ गया कि इस सभ्यता का नाम आपको हड़प्पा सभ्यता है, तो इसका आंसर सही होगा 1921। ठीक है, 1921। अब आज इसके विस्तार में हमने इसके सामान्य परिचय को देख लिया कि पहली नगरीय सभ्यता थी, ग्रिड पैटर्न पे आधारित था, सारी बातें। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा और आपको हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। अब इसके विस्तार को अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों ये 3 देशों में फैला हुआ था, आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और भारत। ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। अभी तक टोटल जो इसके स्थल खोजे गए हैं टोटल आपको 1500 के आसपास हैं, और 1500 में से मान के चलिए कि लगभग 1100 किस में है, भारत में है ना, 1100 भारत में है, और जो बाकी बच गए हैं वो आपको पाकिस्तान में, और 2-3 केवल आपको अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब आइए इसके विस्तार पे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तो यस, एसएससी 2011 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसके विस्तार पर। ठीक है, ओके, आपको इसके विस्तार पर क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2004-11 में। आपको दिखाई दे रहा है कि आपको हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, आपको हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, ऑप्शन आपके सामने है। क्या आपको जो हड़प्पा सभ्यता पंजाब में पाई जाती है, पंजाब मतलब इंडिया वाले पंजाब में, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है ऑप्शन बी आपको राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। उसके बाद सी वाला बोल रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में। डी वाला आपको बोल रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पाया तो सभी जगह है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि बिहार में आपको नहीं पाया जाता, बंगाल में नहीं पाया गया, उड़ीसा में नहीं पाया गया, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि उड़ीसा यहाँ पे फिर से आ गया है, ठीक है, तो ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा।
जम्मू कश्मीर में इसके जो साक्ष्य पाए गए हैं, यस, एक ही साक्ष्य, वो कौन सा है, मांडा, अभी आगे आएगा मांडा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये है ऑप्शन ए सही हो सकता है, लेकिन यदि आप देखेंगे डी वाला, तो डी वाला काफी बड़ा है, क्योंकि इसके साक्ष्य दोस्तों पंजाब में भी पाए जाते हैं। पंजाब में कौन सा स्थल है, रोपड़, रोपड़ से इसके साक्ष्य दोस्तों पाए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान से बहुत सारे साक्ष्य पाए जाते हैं। गुजरात आपको दिखेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिखेगा आपको आलमगीरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा आलमगीरपुर। उसके संग हरियाणा, हरियाणा ठीक है, सिंधु में भी पाया जाएगा, आपको बलूचिस्तान में भी पाया जाएगा, ठीक है। आगे चलने से पहले इसके एक मैप को देख लेते हैं कि आपको इसका आखिर एग्जैक्ट कहां कहां आपको इसके लोकेशन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है दोस्तों, एक मैप है, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देखेंगे कि आपको देखिए, आपको ये मांडा है ना, मांडा सबसे क्या है, इसकी उत्तरी सीमा है। ये कहां पे पड़ता है, जे एंड के में, है ना, जे एंड के में आपको पड़ता है। उसके बाद देखेंगे इसकी सबसे उत्तरी सीमा अगर देखेंगे तो आलमगीरपुर है, ठीक है। देश तीन है, देश आपको तीन है, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, लेकिन इसके सबसे उत्तरी सीमा आपको कहां पर है, मांडा, जो जम्मू कश्मीर पड़ता है। और उसके बाद आलमगीरपुर क्या है, आपको यूपी में पड़ता है। ये सबसे आपको क्या है, आपको पूर्वी सीमा है। उसके बाद नीचे जाएंगे, ठीक है, आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे नीचे इस साइड पड़ेगा दैमाबाद, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं आपको दैमाबाद। दैमाबाद आपको पड़ता है कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में। दैमाबाद आपको कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। उसके बाद आप इधर आएंगे, आप अफगानिस्तान वाले इलाके में, तो आपको यहाँ पे सुतका गेंडोर मिलेगा, ठीक है। ये इधर, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सुतका गेंडोर। ये कहाँ पड़ता है, आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये कहाँ पे पड़ेगा, आपको अफगान और आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये बात याद रखिएगा, यदि आपसे एकदम उत्तरी सीमा पूछ रहे हैं तो आपको जम्मू कश्मीर, ये पड़ता है मांडा। आपको पूर्वी पूछेगा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और आपको एकदम दक्षिणी पूछेगा तो दैमाबाद। दैमाबाद आपको कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र में। और सुतका गेंडोर आपको पड़ेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में, ठीक है। ये धौलावीरा आपको आ गया, बहुत सारे आएंगे, चन्हुदड़ो, ये लेक्चर उसीलिए आपको काफी क्लियर कर देगा। आपको भगवानपुर आता है, आपको दिशालपुर आता है। देखिए दिशालपुर से 2019 में क्वेश्चन पूछा था, IAS 2019 का क्वेश्चन, इस पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसके विस्तार में हम लोग चलते आगे, ठीक। ओके, ठीक। अब आइए इसमें देखेंगे हम कि अगर आप देखेंगे नवीनतम खोजों के अनुसार, जो स्टार्टिंग में आप पाते थे कि इसकी जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको दिखेगा, ये आपको नवीनतम शोधों के अनुसार क्या दिखेगा, लगभग आपको इसके कितने इलाके को खोजा गया है, ये लगभग इसके 20 लाख किमी क्षेत्रफल को खोजा गया, ठीक है। तो आपको इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और आपको अफगानिस्तान हो गया, और एरिया देखेंगे तो लगभग 20 लाख किमी स्क्वायर में आपको फैला हुआ है, ठीक है। 20 लाख किमी स्क्वायर में दोस्तों फैला हुआ है। उसके संग संग आप इसके बारे में और क्या बातें देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें पाते हैं इसके बारे में, इसके आकार के बारे में कि इसका आकार कैसा है। तो यदि आप इसका आकार देखना चाहेंगे तो इसका आकार दोस्तों क्या है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, आपको त्रिभुजाकार दिखाई देगा, ठीक है, त्रिभुजाकार। इस पे भी आपको प्रश्न है कि कई बार प्रश्न आपको पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, ठीक है, आकार कैसा है, क्या इसका आकार आयताकार है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों इसका क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा त्रिभुजाकार, क्योंकि यहां पर आपको हो जाएगा मांडा, अगर आप नक्शे को देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये साउथ की तरफ, इधर की तरफ आपको दिखेगा क्या, दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद दिखेगा। और यहाँ पे क्या दिखेगा, सुतका गेंडोर दिखेगा। और यहाँ पर आपको दिखेगा आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। इसका जो नक्शा देखेंगे थोड़ा सा ट्रायंगल फॉर्म में देखेंगे तो उसका जो आकार है आपको दोस्तों क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में, अब चूंकि आकार त्रिभुजाकार है, 20 लाख किमी स्क्वायर में फैला हुआ है, आपने देश का नाम देख लिया, आपने राज्यों का नाम देख लिया। उसके संग संग पूछेगा कि भाई उत्तर से दक्षिण में विस्तार है तो ये कितना 100 किलोमीटर फैला हुआ है, तो ये लगभग 1400 किलोमीटर है। मतलब अगर आप ये वाला देखेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो ये कितना है आपको 1400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि पश्चिम से आपको
पूर्व में विस्तार मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपको कितना है, ये लगभग आपको 1600 है, ठीक है, ये आपको लगभग 1600 है। उसके बाद इसकी तटीय सीमा देखेंगे, ठीक है, जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे करके ये पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, तो ये आपको समुद्र पड़ जाता है, ठीक है, ये आपको समुद्र पड़ गया, तो आपको अरब सागर वाला इलाका पड़ गया। तो अगर इसकी तटीय सीमा को देखेंगे तो ये लगभग 1300 किलोमीटर चौड़ी है। उसके बाद मैंने बताया कि एकदम उत्तरी सीमा कौन सी है, मांडा, है ना, मांडा जो कहाँ पे पड़ती है, आपको जम्मू कश्मीर में पड़ती है। मांडा कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यदि आप इसकी पूर्वी सीमा को देखते हैं तो पूर्वी सीमा कहाँ पड़ती है, आलमगीरपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो मांडा जो पड़ती है, लेकिन मांडा कौन से नदी पे पड़ती है, कई बार आपसे पूछ देता है कि जो मांडा है जम्मू कश्मीर में तो पड़ रही है, लेकिन कौन से नदी पे पड़ रही है, तो आपको दोस्तों चिनाब नदी है, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसके पूर्वी सीमा को देखते हैं तो पूर्वी सीमा आपको कहाँ पड़ती है, आलमगीरपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये कौन सी नदी पे है, हिंडन। हिंडन किसकी सहायक नदी है, ये आपको यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और आपको इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको शिक्षित आजमगढ़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप जब भी टेलीग्राम चैनल पे सर्च मारेंगे तो शिक्षित हिंदी में लिखिएगा और आजमगढ़ इंग्लिश में, तभी आपको वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। आइए, तो मैंने इसकी उत्तरी सीमा बता दी, पूर्वी सीमा बता दी। अब इसके दक्षिणी सीमा को देखेंगे तो मैंने क्या बताया कि दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि प्रवरा नदी के बगल में। अब प्रवरा नदी किसकी है, किसकी सहायक नदी है, प्रवरा नदी आपको किसकी सहायक नदी है, वो गोदावरी। किसकी सहायक नदी है, प्रवरा, गोदावरी की, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, ठीक है। तो ये बात आपने आपने उत्तर जान लिया, आपने पूरब जान लिया, आपने दक्षिण जान लिया। उसके बाद पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, आपको सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर, जो कौन से नदी पे पहलवानों, दाश्क नदी पर है। आपको क्या है, ये दाश्क नदी पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, पहले पेज को कंप्लीट किया है। जैसे आपके सामने ये दिख रहा होगा कि हमने इसको क्या किया है, पहले पेज को मैं आपको समझा के यहाँ पे कवर किया हूं। तो आप आराम से इसका पीडीएफ निकाल लेंगे, शिक्षित आजमगढ़ टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री में है। हमारी टीम की तरफ से इसका कोई भी चार्ज नहीं है, आप प्रिंट आउट निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। हमारी जो टीम का विजन है बेसिकली ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ऑडियंस हो उन तक हमारा विजन पहुंचे और एक ऐसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जन्म दें ताकि हम इंडिया को विश्व गुरु बना सकें, ठीक है। आइए चलिए, अब इसी पे आपको है अगला प्रश्न कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें जो है आपको सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की एकदम उत्तरी सीमा कौन सी है, क्या मांडा है क्या, यस मांडा है दोस्तों। ये कौन से नदी के बगल में है, ये मांडा कौन से नदी के बगल में, ये आपको दोस्तों है चिनाब नदी के बगल में, ठीक है। कौन से नदी के बगल में है, चिनाब नदी के बगल में। यदि बात करें राज्य की तो कौन से राज्य में है, आपको जम्मू कश्मीर राज्य में है ना, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आपको राज्य में दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा कौन सा है, तो दक्षिणी सीमा दोस्तों आपको दैमाबाद। दैमाबाद आपको कहां पड़ता है, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आपको कौन सी नदी के बगल में है, ये आपको प्रवरा नदी के बगल में है ना, ये आपको प्रवरा नदी के बगल में है। और प्रवरा किसकी सहायक नदी है, प्रवरा किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको दोस्तों है गोदावरी की, ठीक है, ये आपको किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी है, आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर आपको पूर्वी सीमा दिखाई देगी। और ये इसके बगल में कौन सी नदी है पहलवानों, इसके बगल में आपको दिखाई देगी हिंडन नदी। हिंडन किसकी सहायक नदी है, ये आपको सहायक नदी है यमुना की, है ना, यमुना की भूलिएगा मत, यमुना की आपको सहायक नदी है। उसके बाद अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, आपको दक्षिणी पश्चिमी सीमा, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, इसको सही कर देंगे, इसको क्या है पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा कौन सा है, तो पश्चिमी सीमा कालीबंगा तो नहीं है, पश्चिमी सीमा कौन सा है, आपको दाश्क नदी के बगल में पड़ता है, कौन सा इलाका, सुतका गेंडोर, है ना, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर क्या है, आपको दाश्क नदी के बगल में पड़ता है। और ये कौन से देश में है, ये आपको है अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान में ये आपको दिखाई देगा, ठीक है, अफगानिस्तान में दिखाई देगा। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या देखा, इसके बारे में सामान्य परिचय देखा, इसके विस्तार के बारे में देखा। अब इस सभ्यता के बारे में और भी बातें जानेंगे। यदि इसके विस्तार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको ये क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता,
से 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। यदि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको आर एस शर्मा की किताब में दे रखा है कि जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। तो ये केवल आपको प्रथम नगरी सभ्यता ही नहीं है, उस समय की सबसे सर्वोच्च बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता में से आपको आता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपको उस समय जो सभ्यता पड़ता था, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चीन, ये तीन सभ्यताओं का ये समकालीन सभ्यता थी। देखिए मेसोपोटामिया से यदि आप इंडिया के मैप को देखते होंगे तो आपको ये इंडिया का मैप इधर पड़ गया, फिर इधर आपको क्या पड़ जाएगा, आपको मेसोपोटामिया पड़ जाएगा, इधर के साइड जाएंगे इजिप्ट पड़ जाएगा। तो इंडिया आपको मेसोपोटामिया और इजिप्ट से संबंध रख सकता है, लेकिन ऊपर जाके चाइना से, चीन से संबंध नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास चाइना से मिलने के लिए क्या पार करना पड़ेगा, हिमालय पर्वत। आपको हिमालय पर्वत दिखाई देता होगा मैप पे ऊपर, हिमालय पर्वत पार करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं हम चाइना से मिलन कर पाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इजिप्ट के लोगों से कांटेक्ट तो था ही, मिस्र के लोगों से कांटेक्ट था ही, मेसोपोटामिया के लोगों से कांटेक्ट भी था, लेकिन चीन के लोगों से कांटेक्ट नहीं था। समकालीन तो थे लेकिन इनसे इनका कांटेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इनसे इनका कांटेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस पे भी आपको प्रश्न पूछा गया है। ये LIC ADO 2012 का प्रश्न है, जिसमें आपको सिंपल सा प्रश्न आपको ये पूछा गया है कि भाई इनके समकालीन से लेकर, तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये मिस्र की समकालीन थी। ठीक है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी, ये चीन की सभ्यता की समकालीन थी। कांटेक्ट नहीं कर पाए थे लेकिन ये सभ्यता उनके समकालीन थी। ठीक है, लेकिन किसके समकालीन नहीं थी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपको डी वाला। ठीक है, डी वाला आंसर आपको सही होता दिखाई देगा। ठीक है, ओके। अब आइए इसके नामकरण पे आते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया, एक परिचय पढ़ा है, फिर उसके बाद इसका विस्तार पढ़ा है। अब देखेंगे इसके नामकरण को लेकर। तो देखिए इसके नामकरण को कई नामों से जानते हैं। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये पहले ही बता दिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके मैक्सिमम खोज, जो मैक्सिमम स्थल मिले हैं, ये सिंधु नदी के बगल में मिले हैं। ठीक है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका जो प्रथम उत्खनन स्थल रहा है वो आपको हड़प्पा रहा है, जो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया है। ये आपको सरस्वती नदी के बगल में भी पाया जाता है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम स्थल, जैसे आप देखेंगे कि इधर से आपको सिंधु नदी जा रही है और इधर से आपको क्या है, गंगा है। तो ये हो गया सिंधु। ठीक है, ये आपको सिंधु नदी हो गया और इसके बाद ये आपको हो गया गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। उसके बाद इसके बीच में से आपको ये जाती है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। अब जो मैक्सिमम आपको स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये आपको सरस्वती नदी के आसपास मिले, इधर मिले हैं। इस वजह से इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये काश्य युगीन सभ्यता है दोस्तों, काश्य युगीन। अब काश्य बनता कैसे? काश्य को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? जब हम क्या करेंगे, टीन में, है ना, टीन में किसको मिलाएंगे? तांबे को। जब टीन में हम क्या मिलाएंगे? तांबे को मिलाएंगे, तांबा, तब जाके आपको क्या बनेगा? कांसा बनेगा। ठीक है, तब जाके आपको कांसा बनता है और इस सभ्यता को हम बोलते हैं काश्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब आइए, इसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहते हैं। इसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का एक ऐसा काल होता है जहां पर आपको लिपि तो है, याद रखिएगा, जहां पर लिपि तो है, लिखावट तो है, लिखा तो गया है, किंतु पढ़ नहीं सकते। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जहां पर लिपि हो और उसकी लिपि को पढ़ा ना जा सके, उस प्रकार की सभ्यता को क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि यूपी PCS 2096 में यहीं से आपको प्रश्न पूछ दिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है कौन से काल से? क्या प्राग ऐतिहासिक काल से है? प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है दोस्तों जहां पे लिखावट भी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते। आदि ऐतिहासिक काल से है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखावट तो है किंतु पढ़ नहीं सकते। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लिखावट है लेकिन तो पढ़ नहीं सकते। और इतिहास का वो काल जहां पे लिखावट भी है और पढ़ भी सकते, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, ये SSC 2001 का क्वेश्चन है। देखिए मेरा बस मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट के बाद MCQ करवा देना ताकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो ये किस प्रकार की सभ्यता है? ये काश्य युगीन सभ्यता है,
ये नौ पाषाण काल युग की सभ्यता है, पूरा पाषाण काल की है या लोहे की। देखिए लोहे का खोज तो उन्होंने किया नहीं था, पूरा पाषाण काल पत्थर वाला, ये टाइम पढ़ चुके हम लोग। नौ पाषाण काल पहिए का खोज हुआ था। कांस्य युगीन सभ्यता, क्यों? क्योंकि हमने क्या मिलाया, हमने टिन में क्या मिलाया, तांबा। हमने टिन में तांबा मिलाया, जिससे क्या बनता है आपको, कांस्य बनता है। ठीक है, कांस्य बनता है। और ये बता चुका हूं कि ये आपको प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो हमने इसके परिचय के बारे में देखा, इसके विस्तार के बारे में देखा। ठीक है, और इसका नाम आखिर 4-5 नाम से क्यों जानते हैं वो देखा। अब थोड़ा सा हम इसके ऐतिहासिक कालक्रम को देख लेते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता है, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है, तो इसका डेवलपमेंट में कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस क्रम में आते एक बंदा आता है 1826 में, इसका नाम रहता है चार्ल्स मिशन। चार्ल्स मिशन ने क्या किया, आपको एक हड़प्पा टीले की खोज की। ठीक है, हड़प्पा टीले की खोज की। ठीक है, लेकिन किंतु इस टीले की खोज की, इसका आपको एक नाम दे देता है माउंट ई। ठीक है, ई एफ करके, बाद में एक व्हीलर साहब आएंगे जो इसको बोलेंगे क्या, ए बी, माउंट ए बी बोलेंगे, अभी आएगा इसकी संज्ञा। ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि जब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है, टीले की खोज करता है, तो ये बस उस पर खोज कर लेता है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान देता नहीं ये बंदा। तो इसी बात को लिखा गया, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ, केवल खोज करता है, ना ही कोई बड़े पैमाने पे काम हुआ है। तो 1826 में चार्ल्स मिशन सबसे पहले आता है, लेकिन ये कोई ध्यान देता होता नहीं है, बस टीला था, कुछ होगा हमको नहीं पता। लेकिन 1853 से लेकर 56 के बीच में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, ये आपको इनके लीडरशिप में, आपको कराची से, ठीक है, आपको कराची से लाहौर के मध्य, ठीक है, कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जाता है। ठीक है, जब इस रेलवे लाइन का विकास किया जाता है, इसमें आपको दो रेलवे अधिकारी होते, एक होता है जॉन ब्रंटन, नाम याद रखिएगा, 1856 से लेकर 53 से लेकर 56 तक, आपको सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। ठीक है, और इसमें दो रेलवे अधिकारी रहते हैं, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये ब्रंटन बंधु करके इसको कई बार नाम पूछता है कि ब्रंटन बंधु में कितने आते हैं, दो, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। अब जब ईंटों का प्रयोग किया जाता है तो भाई जाहिर सी बात है कि ईंटा बिछा लिया, तो आपको यहां पर एक मौका फिर से मिलता है, किसको, कलिंघम को। ठीक है, कलिंघम को मौका मिलता है, चूंकि 1861 में आपको भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में, किंतु यहां पर भी कनिंघम क्या करता, बहुत ज्यादा आपको काम उम करता नहीं है, बहुत ज्यादा आपको कनिंघम यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसी पे दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लेता है, चूंकि आपके सामने 4 नाम आए हैं, 1826 में चार्ल्स मिशन आया, वो बंदा खोजता हट जाता है तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन एक बड़ा मौका मिलता है किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, कि जब तुम भैया तुमको मिला था मौका, और तुम्हारे लीडरशिप के अंदर दो रेलवे के अधिकारी, इनका नाम था आपको जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ईटा बिछा रहे थे, तो कम से कम सोचना तो चाहिए था ना कि यार ये ईटा, वो भी इंटरलॉकिंग ईटा था। इंटरलॉकिंग ईटा मतलब क्या, कि आप जैसे आज के टाइम पे वो डमरू वाला ईटा देखते हैं ना आपस में फंसाने वाला, तो उस तरीके का आपको ईटा था, जिसमें जिप्सम और मोर्टार का इस्तेमाल करके जोड़ के बनाते थे। इतना गजब का ईटा था, फिर भी इस भाई साहब ने ध्यान नहीं दिया कि इतना सारा ईटा है, और ये ईटा हमने तो बनाया नहीं है, अंग्रेजों ने बनाया नहीं है, इसका मतलब कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन इसने उस मौके को खो दिया। अब जब खो दिया तो वहीं पर कई बार आपको प्रश्न पूछता है, और पूछा भी है, यूपी पीसीएस 2000 का प्रश्न है, पूछा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद। देखिए उत्खनन मतलब क्या, कि चार्ल्स मिशन ने सिर्फ खोजा था, टीले को खोजा था, खुदाई उदाई नहीं किया था, इसी वजह से मैंने लिख दिया कि भाई साहब खुदाई उदाई इसने नहीं किया। ठीक है, तो प्रथम पुरातत्वविद जो, अब पुरातत्व में खुदाई करेगा, जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया। तो आपको कौन कौन से, अलेक्जेंडर कनिंघम, आंसर आपको ये हो जाएगा, मॉर्टिमर व्हीलर, यही आपको बोलेगा हड़प्पा स्थल को क्या बोलेगा, आपको टीला एबी, एबी के नाम से संज्ञा देगा, उसमें भी आगे आपको प्रश्न दिखेगा। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल वो व्यक्ति रहता है जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या करेगा, नामकरण करेगा। नामकरण करेगा कौन से वर्ष में, 1924 में। ठीक है, अभी आगे कहानी आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपने चार्ल्स मिशन को देख लिया, आपने अलेक्जेंडर कनिंघम को देख लिया, आपने आपको विलियम बर्टन और उसके बाद, ठीक है, जॉन बर्टन को देख लिया। कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है। 1921 में आपको भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष रहते हैं जॉन मार्शल। यही बंदा कुछ कमाल करेगा, और ये उत्खननकर्ता के तौर पे आपको नियुक्त करता है किसको, दयाराम साहनी को, कि जाइए भैया उत्खनन करिए। और उत्खनन करने के बाद ये 1921 में, देखिए मैं बार बार पॉइंट को रिपीट नहीं करूंगा, जो
चूंकि पहले दे चुका हूं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से वर्ष में हुआ है, आपको 1921 में। उसी बात को दोबारा लिखने का कोई मतलब दिखाई नहीं देता है। तो 1921 में आपको हड़प्पा स्थल की खोज की जाती है, किसके द्वारा? आपको दयाराम साहनी के द्वारा, और इनकी नियुक्ति होती है जॉन मार्शल के द्वारा। तो खोजकर्ता के आधार पर क्या होता है कि चूंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा। तो 1924 में प्रथम उत्खनन स्थल जो होता है हड़प्पा होने के कारण जॉन मार्शल क्या करता है? इस सभ्यता का नाम क्या रख देता है? हड़प्पा सभ्यता रख देता है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे कहानी में तो आगे आपको क्या दिखेगा कि वर्तमान में लगभग आपको टोटल कितने स्थलों की खुदाई हुई है? 1500 स्थलों की। उसमें से लगभग 1000 भारत में है और 500 पाकिस्तान में। तो ये भी आपसे क्रम पूछ सकता है कि हड़प्पा जो स्थल है मैक्सिमम 3 देशों में तो है, लेकिन मैक्सिमम स्थल कौन से देश में पाई जाती है? तो इंडिया में। उसके बाद आपको उससे कम पाकिस्तान में, और सबसे कम तो भाई अफगानिस्तान में। ठीक है, आ जाइए। हड़प्पा के बाद अधिकतर स्थलों की खुदाई सिंधु नदी के किनारे हुई, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, अब चूंकि ये किसकी किसकी समकालीन थी उस पे मैंने आपको प्रश्न दिया ही है। तो मेसोपोटामिया, जिसको किस नाम से जानते हैं? सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे पे थी, ये बात याद रखिएगा। और चीन की सभ्यता ये पीली नदी के किनारे पे विकसित हुई थी। तो कई बार आपको मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता समकालीन करके नहीं दे सकता है, आपको घुमा देगा। सुमेरियन सभ्यता, नील नदी की सभ्यता और पीली सभ्यता, ऐसे भी आपको दिखा सकता है। तो हमने परिचय पढ़ लिया, हमने विस्तार पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा और इसका नाम क्या है ये हमने देखा। तो अभी तक हम इसमें 4 हेडिंग को पढ़ चुके हैं, 4 टॉपिक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता का काल कैसे मानेंगे कि ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है? तो इसके लिए टाइम का पता होना चाहिए ना। तो देखिए, इसको टाइम को लेकर विद्वानों में क्या है? बड़े मतभेद हैं, अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की चीजों को लेकर चलेंगे। अब मतभेद क्यों है? क्योंकि ये सभ्यता भाई थोड़े मोड़े एरिया में तो फैला नहीं है। यदि इंडिया का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो इंडिया का क्षेत्रफल दोस्तों है आपको 32,87,263 किमी स्क्वायर आज के टाइम पर। ठीक है, लेकिन इसमें से भी देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको 20 लाख किमी स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये तो आपको जब पूरी खुदाई नहीं हुई है, ढंग से खुदाई नहीं हुई है, तब जाके 20 लाख किमी स्क्वायर में है। कहीं अच्छे से खुदाई हो जाएगी तो ये सभ्यता हो सके भारत से भी बड़ी आपको दिखाई दे। समझ में आया? तो यहां पर क्या है कि इसको लेके चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब हम किसी हिस्ट्री को पढ़ने जाते हैं तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको पूरा तत्विक खुदाई पर निर्भर करती है। तो जो इतिहास होता है आपको 2 प्रकार की खुदाई होता है, एक तो वर्टिकल मतलब क्या? ऊर्ध्वाधर खुदाई। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खुदाई जो किया जाता है तो ये आपको होता क्या है कि ऊर्ध्वाधर खुदाई की एक लिमिटेशंस होती हैं। क्यों लिमिटेशंस होती हैं? क्योंकि आप ऐसे खोदते चल जा रहे हैं, लेकिन ऊपर मान लीजिए कोई आपको मानव बस्ती है, तो ज्यादा खुदाई कर देंगे तो कल को कोई भूस्खलन आता है, कोई लैंडस्लाइड होता है, तो आसपास की बस्तियों का क्या होता है? मिट्टी में धंसने का खतरा होता है। तो इसकी अपनी लिमिटेशंस है कि हम बहुत ज्यादा ऊर्ध्वाधर खुदाई नहीं कर सकते। और एक होता है आपको हॉरिजेंटल खुदाई, मतलब क्षैतिज खुदाई। तो क्षैतिज खुदाई के भी अपने लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि क्षैतिज खुदाई के लिए आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा? जो बस्तियां होंगी उनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगी होती हैं। तो ऊर्ध्वाधर खुदाई की लिमिटेशन से बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते, और क्षैतिज खुदाई की लिमिटेशन ये है कि बहुत ज्यादा आपको महंगा पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये बोला है कि प्रथम, ठीक है, आप देखेंगे इसके काल को लेके क्यों समस्या है कि प्रथम इसमें क्या आपको समस्या आती है जो काल डिसाइड करने में, कि प्रथम इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। जब लिपि को पढ़ ही नहीं सकते तो पता कैसे चलेगा कि ये आपको कब का है? जैसे आज के इंडिया का देखेंगे तो सब लिखावट मिलती है कि भाई आर्य सभ्यता तब से थी, ये था वो था, अशोक इस टाइम पे आया था, ये सब लिखवाया है, अशोक ने लिखवाया है, आगे के राजाओं ने लिखवाया, तो हम पढ़ पाते तो पता चलता है। ठीक है, तो प्रथम पहली बार इसकी लिपि को पढ़ नहीं सकते तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब ये किस समय का आपको सभ्यता है। द्वितीय इसमें समस्या है कि जो मानव बस्ती होने के कारण ऊर्ध्वाधर खुदाई आप कर नहीं सकते, ये समस्या है। और क्षैतिज खुदाई आवश्यकता अधिक क्या है? आपको महंगा दिखाई देगा। लेकिन हमारे पास एक विधि रहती है, इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, जिसके द्वारा हम, जिसमें अवशेष होते हैं और कार्बन, जिन वस्तुओं में कार्बन का क्षय होता है उसके अनुसार, उस मेथड के अनुसार जो हमको पता चला कि कार्बन डेटिंग विधि से हर वस्तुओं में आपको जो लगभग आप धरती पे देखेंगे तो लगभग 5 साढ़े 5 लाख
तत्वों में आपको कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा पाए जाने की वजह से उसका एक क्षरण होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, उस वो आपको उसमें कार्बन समाप्त होता है। तो कार्बन समाप्त करने के आधार पे हम क्या करेंगे, C14 का इस्तेमाल कर कर हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके पता कर लेते हैं कि ये वस्तु कब की पुरानी है। तो इसके अवशेषों को जब ढूंढा गया है, सर्च किया गया है, तो पता चला है कि ये सभ्यता जो एनसीईआरटी में या मैक्सिमम लोगों का मत है कि ये सभ्यता लगभग आपको 2300 से लेकर 1750 बीसी के आसपास है। ठीक है, अब देखिए वर्षों को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी मारपीट है, कुछ ये बोलते हैं कुछ वो बोलते हैं, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है, रिलेवेंट पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, अब ज्यादा आवश्यकता से अधिक पढ़ने का मतलब भी क्या होता है कि फेल होने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, पेज नंबर 2 को कवर किया है। आइए, जो जो हम पढ़ चुके हैं ध्यान रखिएगा, क्या क्या बातें हमने पढ़ लिया। हमने विस्तार पढ़ लिया, हमने नामकरण पढ़ लिया, हमने परिचय पढ़ लिया, हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लिया। ठीक है, आइए चलिए। ठीक, अब इसके शहर की महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे। इसके शहर की महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे, ग्रिड पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, ये बता चुका हूं। इसके जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, समकोण पे काटते हैं। अगर आप देखेंगे तो जिप्सम मोर्टार, ठीक है, जिप्सम मोर्टार मतलब पीओपी टाइप का होता है। जिप्सम मोर्टार जो होता है आपको पीओपी टाइप का, आपको ईंट जोड़ने वाला एक मटेरियल होता है। तो आपको क्या दिखेगा, जिप्सम मोर्टार के संग पक्की ईंटों का क्या किया जाता है, आपको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, पक्की ईंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पक्की ईंट दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि जो इसकी समकालीन सभ्यता है मिश्र सभ्यता, मिश्र सभ्यता में सूखे हुए ईंटों का उपयोग करते थे। बहुत बड़ी बात है, मतलब इसकी जो समकालीन सभ्यताएं हैं वो ग्रामीण सभ्यताएं थी, वो शहरी सभ्यताएं नहीं थी, लेकिन ये आपको शहरी सभ्यता दिखाई देगी। तो यहाँ पर पक्की ईंटों का दोस्तों उपयोग किया जाता है। उसके संग बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो शहर हैं समकोण पे काटते काटते हैं, इनके घरों में आपको शौचालय और बाथरूम क्या होगा, दिखाई देगा। इनके घरों में आपको शौचालय और बाथरूम दिखाई देगा। उसके संग संग जो आप यहाँ पे और जो बातें देखने को पाएंगे कि इनके अधिकतर इमारतों में आपको क्या दिखाई देगा, कुआं दिखाई देगा और हवादार स्नानागार। मतलब जो बाथरूम है, स्विमिंग पूल, सॉरी उस बाथरूम को तो सिंपल सा वही बोलते हैं कि बाथरूम ही बोलते हैं। स्नानागार मतलब क्या कि आपको स्विमिंग पूल टाइप का, बड़ा सा एक आपको स्विमिंग पूल टाइप का होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हवादार स्नानागार दिखाई देते हैं। इस सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर अथवा महलों जैसी बड़ी इमारत की संरचना नहीं पाई जाती। तो ये इसका थोड़ा सा एक वीकनेस पॉइंट है। इनके घरों में लैट्रिन पाए जाते थे, बाथरूम पाए जाते थे। ठीक है, जो सड़कें थी आपको समकोण पे काटती थी, लेकिन यहाँ पर आपको मंदिर और बड़ी इमारतों के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मिलते भी हैं तो बहुत कम है। जैसे पुरोहित आवास मिल गया, मोहनजोदड़ो में सभा भवन मिल गया, सबसे बड़ा इमारत आपको अन्नागार मिल गया, बस 2 ही 4 मिलते, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलते। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसको देखिए, तब तक मैं 1 मिनट पानी पी लूं, आप इसको देखते रहिए। ओके, देखिए मैं चाहता तो इस वीडियो को, मतलब इस टॉपिक को एक ही वीडियो में लेकर आता, लेकिन एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा मानना है कोई भी वीडियो आपको 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए, जो अभी तक हमने पढ़ा है शहरों के बारे में पढ़ा है, तो शहरों के बारे में भी आपको प्रश्न पूछ लेता है कि इसके नगर नियोजन को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर क्या करिए, विचार करिए। तो आपको दिखाई देगा इसके शहर किस पे होते थे, ग्रिड पैटर्न पे आधारित होते थे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और आपको पूछ रहा है कि दिए गए स्टेटमेंट से सही कथन कौन सा है, दोनों सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको सी वाला। ठीक है, सी वाला हो जाएगा। आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, चलिए भाई पढ़ लेते हैं, बोल रहा है पढ़ने को। तो हड़प्पा के दुर्ग किले को व्हीलर ने, अब इसमें दुर्ग आएगा, आपने सड़कों को देखा समकोण पे काट रहे हैं ये सब। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हाँ ठीक, हड़प्पा के दुर्ग किले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ये बात याद रखिएगा, इतिहासकार एक माउंट व्हीलर आता है
आपको सॉरी मार्टिमर व्हीलर आता है, मार्टिमर व्हीलर आपको माउंट एबी की संज्ञा देता है। उसके संग क्या पाएंगे कि आप एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का साक्ष्य पाएंगे हड़प्पा शहर से, हड़प्पा शहर से पाएंगे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पे आपको बोला गया है कि जो इनकी मोहरें पाई गई हैं या मूर्तियां पाई गई हैं उसमें मैक्सिमम मूर्तियां आपको महिलाओं की हैं, फीमेल्स की हैं, इस वजह से इसको मातृसत्तात्मक समाज बोलते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटी आपको बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा से आपको क्या मिला है, एक आपको आपको मृद मूर्ति मिली, मृद मूर्ति मतलब मुखौटे टाइप की मूर्ति, जहां पर कोई आपको छोटा सा मोहर है, उसमें एक उभार है, तो उसमें आपको एक मिली है जिसको पृथ्वी की देवी कई लोग बोलते हैं, कई इतिहासकार, लेकिन इसमें से उनके योनि से ट्री निकलते हुए दिखाया गया है, तो ये भी आपको बिल्कुल सही बात है। और आपको हड़प्पा के बारे में व्हीलर ने क्या बोला है कि माउंट एबी की संख्या दी है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको क्या है दोस्तों, सही है। उसके बाद आगे आप देखेंगे, अगर आप इनके शहरों के बारे में देखेंगे, ठीक है, इनके शहरों के बारे में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और सही उत्तर का चयन करें। अभी हम इनके शहर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके शहर से रिलेटेड जितने भी आयोगों में जितने भी प्रश्न हैं सबको हम एक जगह इकट्ठा करके देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए कथनों पर विचार करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती थी, क्यों जानी जाती थी, अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही बात है। कमाल के इनके नगर होते थे, ग्रिड पैटर्न पे। अच्छा, ग्रिड पैटर्न के बारे में मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में आज के टाइम पे ग्रिड पैटर्न पे कोई शहर है तो वो चंडीगढ़ है। आप समझ सकते हैं कि आज का इंडिया भी आपको मैप को लेकर या शहर की प्लानिंग को लेकर उतना एडवांस नहीं है, और ये सभ्यता के लोग हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस थे, वो भी आज से लगभग 4700 साल, अगर देखेंगे तो लगभग 5000 वर्ष पहले के आसपास। ठीक है, तो ये नगर नियोजन के लिए फेमस होते थे। इनमें चूंकि कमाल का आपको दिखाई देता है मोहनजोदड़ो, भाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, भाई साहब इनकी जो आपको इनका वास्तुकला जो है गजब का दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो को क्या गजब का डेवलपमेंट दिया था, हड़प्पा को क्या गजब का डेवलपमेंट दिया था। ठीक है, तो इन दोनों शहरों को, और देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक इतिहासकार है पिगट, ठीक है, इतिहासकार पिगट ने क्या बोला था, स्टुअर्ट पिगट करके, तो इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने ये बोला था कि आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा बहनें हैं। आगे इस पे भी आएगा क्वेश्चन, लेकिन इसके शहरों के बारे में याद रखिएगा कि अपने नगर नियोजन के बारे में जाने जाते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर के लिए जाने जाते थे। उसके संग संग ये इनका एग्रीकल्चर भी आपको काफी एडवांस दिखेगा। ये कृषि कार्य गजब का, कपास की खेती सबसे पहले विश्व में किस सभ्यता के लोगों ने किया था, तो आपको हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है, वो चीज। उसके बाद इंडस्ट्री, भाई साहब गजब, शहर है तो कोई भी शहर है, बिना कोई शहर, जो शहर होता है बिना किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट नहीं होता है। आपको शहर का डेवलपमेंट का प्रोसेस ही इंडस्ट्री से स्टार्ट होता है। गांव गांव से कच्चा माल होगा, वो कच्चा माल किसी कंपनी में जाएगा और वहां से रेडीमेड बनेगा। ठीक है, जैसे शहरों का एग्जांपल पाएंगे चन्नूदड़ो, जहां से लिपस्टिक, काजल, बिंदिया, सौंदर्य प्रसाधन के आपको साक्ष्य पाए गए हैं। लोथल से आपको बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते थे। तो ये चारों के चारों फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। तो आपको सही आंसर क्या होगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला आपको सही आंसर होगा। अब आइए, अगर देखेंगे इनके निर्माण में, ठीक है, इनके निर्माण में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इनके निर्माण में आपको क्या दिखाई देगा, पक्की ईंटों का प्रयोग होगा। उसके बाद जल निकासी की कमाल की व्यवस्था। ठीक है, जल निकासी की कमाल की व्यवस्था, जैसे आज के टाइम पे भी हमारे शहरों की मेन समस्याएं देखेंगे दोस्तों, तो बाढ़ अधिकतर शहरों में बाढ़ की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं कि हमारे शहरों में इतना कंजेस्टेड शहर होते हैं कि उसमें नालियां एकदम, पहले नाला रहेगा, नाले से नाली, और नाली से उसका भी छोटा वाला, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नालियों को अड़सा फड़सा देते हैं। तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज पद्धति है, जो आपको जल निकासी की व्यवस्था है, बहुत ही घटिया टाइप की है आज के आपके मैक्सिमम इंडियन शहरों में। तो आपको एक ये सबसे बड़ा रीजन होता है मेन शहर में बाढ़ आने का, क्योंकि जैसे बरसात का पानी आता है तो आपको ये शहर नालियों में लबालब भर जाता है, क्योंकि घर तो आपको बड़े बड़े हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में नालियां आपको क्या है, छोटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जल निकासी की कमाल की व्यवस्था पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि जल निकासी में इतनी अच्छी व्यवस्था करते थे कि जैसे कोई नाली उली लेकर जाते थे तो कई जगह ये सोखता बनाते थे ताकि पानी वहीं पे सोख ले, और इनकी नालियां अच्छी खासी चौड़ी होती थी, सीधी होती थी। ठीक है, कहीं कहीं टेढ़ी मेढ़ी मिल गई, जैसे कालीबंगा में आपको नालियां क्या मिलेंगी, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और लिपियों का प्रयोग। ठीक है, मिट्टी के बर्तन ये कमाल के बनाते थे। मिट्टी के बर्तन मतलब क्या कि आपको ये लाल कलर के मृदभांड बनाते थे, उस पे काले रंग से क्या करते थे, डिजाइन करते थे। जो इनका आपको मृदभांड का कलर होता था लाल, उसकी संग जो पेंटिंग करते थे, बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक होता था। ठीक है, आगे ये दिखाई देगा आपको। इनके जो शहर हैं दुर्गीकृत मिलेंगे। दुर्गीकृत मतलब क्या, किला आपको दिखेगा, किला बंदी टाइप का।
जैसे इनके दुर्ग कैसे बनते थे कि आपको ये शहर हो गया, ठीक है, तो ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपको दोस्तों क्या, दुर्ग। इन्होंने बना लिया दुर्ग, ठीक है, यहाँ पे गेट होते थे ऐसे, यहाँ पे गेट होते थे, तो ये दुर्ग हो गया। और ये दुर्ग वाला इलाका थोड़ा सा ऊंचा होता था, ये ऊंचा होता था, और यहाँ पे अधिकतर आपको वीआईपी लोग रहते थे, ठीक है, जो उच्च श्रेणी के लोग रहते थे, वीआईपी लोग। वीआईपी में या तो व्यापारी यहाँ पे रहते थे, जैसा लोग मानते हैं, यहाँ पे व्यापारी, इतिहासकार मानते हैं कि व्यापारी रहते थे, या आपको यहाँ पे पुरोहित रहते थे, ठीक है, पुरोहित आपको रहते थे, ये बात याद रखिएगा। तो या तो यहाँ पे व्यापारी वर्ग रहता था, या तो आपको पुरोहित रहता था, और ये काफी ऊंचा आपको टीला था। और इधर आपको क्या दिखाई देगा, मार्केट, कस्बा दिखाई देगा, और यहाँ पे छोटे छोटे घर हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके शहर आपको दिखेंगे दुर्गीकृत, ठीक है, दुर्गीकृत दिखेंगे। और यहाँ पे जो आपको वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाले पार्ट में आपको वीआईपी लोग रहते थे, तो आपसे पूछ देगा जो दुर्ग होता था किधर होता था, आपको वेस्ट वाले डायरेक्शन में, और ईस्ट वाले डायरेक्शन में आपको क्या होता था, मार्केट होता था, ठीक है। हाँ, इतनी बातें तो हमने इसके 3 पेज को कंप्लीट किया। उसके बाद आप यदि इनके शहर के बारे में देखेंगे, शहर के बारे में देखेंगे, तो इसमें जो ईंट होते थे, क्योंकि इंटरलॉकिंग ईंट होता था इनका, तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा कि इनका जो ईंट होता था उसमें 4-2-1 का इस्तेमाल किया जाता था। 4 क्या है, 4 इसकी लंबाई है, तो आपको क्या होगा, 4 लंबाई है, 2 क्या है, चौड़ाई है, और 1 क्या है, मोटाई है। तो इस पैटर्न में आपको क्या किया जाता था, इनके ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। प्रारंभ में वास्तुकला का जो भारत में अगर प्रारंभिक वास्तुकला का जो साक्ष्य देखते हैं, तो आपको कहां से दिखाई देता है, सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई देता है। अगर देखेंगे तो मुख्य सड़कें का विस्तार होता था आपको पश्चिम से पूरब, जो इनकी मुख्य सड़कें होती थी इसका विस्तार आपको पश्चिम से पूरब के डायरेक्शन में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद इनके शहरों के बारे में और जानेंगे, तो जनरली इनके जो शहर होते थे आपको 2 भागों में क्या होते थे, बटे होते थे। पहला होता था पश्चिमी भाग, जो मैं बता चुका हूं, जो वीआईपी लोग होते थे, थोड़ा सा ऊंचा होता था, ठीक है। उसके संग देखेंगे पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, ठीक है। पश्चिमी टीले में क्या होगा, अधिक ऊंचाई पर यह होता था, और ये क्षेत्र दुर्गीकृत होता था, ठीक है। और जो दुर्गीकृत क्षेत्र में क्या रहते थे, या तो पुरोहित रहते थे या शासन करने वाले लोग रहते थे। और जो पूर्वी टीला है ये कम ऊंचाई पर होता था, और यहाँ पर ये दुर्गीकृत आपको नहीं होता था। और जो आपको दुर्गीकृत नहीं होता था, ये सामान्यतः ये बाजार होता था, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटे मोटे व्यापारी, सैनिक, ठीक है, शिल्पीकार जो होते थे या नागरिक होते थे, वो आपको यहाँ पर रहते थे, ठीक है, रहते थे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि दुर्गीकृत है, तो जो मोहनजोदड़ो शहर आपको दिखाई देगा या हड़प्पा शहर आपको दिखाई देगा, ये जो आपको पश्चिमी टीला है इसको माटी पाट कर ऊंचा किया गया, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखिएगा। और भी आपको जैसे चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो आपको क्या है, एक ऐसा शहर दिखाई देगा जो कि आपको दुर्गीकृत नहीं है, ठीक है, दुर्गीकृत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपको धौलावीरा दिखाई देगा, लेकिन धौलावीरा में आपको क्या होगा कि धौलावीरा एक ऐसा शहर दिखेगा जिसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। जैसे ये आपको धौलावीरा है तो इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये आपको 1 2 3 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 3 प्रकार से इसका दुर्गीकरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आइए चलिए, आपको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बांटा गया है, और इस पे कई बार पहलवानों प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। ये कब पूछा गया, UPSSC सीईओ का प्रश्न पूछा गया है 2020 में, ठीक है। आप ये मत देखिएगा कि सर इन आयोगों से, ठीक है, आप ये देखिएगा कि इन आयोगों से आप अपना कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद आप चलिए आगे चलते हैं। आपको दिखाई देगा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आपको दिखाई देगा क्या ये पक्की ईंटों से बनी इमारत बनाते थे, प्रथम असली मेहराब का इस्तेमाल। देखिए मेहराब कहीं कहीं आपको मिलेगा, मेहराब क्या होता है कि जो आप जब इस्लामिक कल्चर आएगा तो इंडिया में ऐसा आपको डिजाइन दिखाई देगा, तो ये मेहराब टाइप का डिजाइन है, ठीक है। जैसे आपको ज्यादातर जो हिंदू घर होते हैं आपको ऐसे उसमें दिखाई देंगे चौखट वगैरह, लेकिन मुस्लिम में आपको डिजाइन इस पैटर्न पे दिखाई देगा, तो मेहराब पैटर्न आपको ये होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पक्की ईंटों की बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, नहीं यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं होगा। पूजा स्थल पाए गए हैं क्या, भाई देखिए पूजा करते थे, ये तो स्पष्ट है कि पूजा करते थे, देवी देवताएं इनके भी होते थे, ठीक है, स्त्री पूजा करते थे, पुरुष पूजा करते थे, जानवर पूजा करते थे, लेकिन पूजा स्थल नहीं पाए गए हैं, मतलब मंदिर के साक्ष्य आपको नहीं पाए गए, ठीक है। आपको कला और वास्तुकला, देखिए वास्तुकला में ठीक है ये काफी हद तक डेवलप थे, कि कला में आपको कला से कहीं ज्यादा ये पक्की ईंटों का गजब का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो कला इनका मिलेगा, लेकिन उस लेवल पे डेवलप आपको नहीं मिलेगा जिस लेवल पे आपको चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ये जरूर बनाते थे, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई देगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ये एसएससी सीपीओ आपको 2017 का प्रश्न है। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि देखिए जितने भी आपको टॉपिक हैं, परिचय वाला टॉपिक परिचय पे करा दिया, विस्तार वाला टॉपिक विस्तार पे करा दिया, क्वेश्चन एमसीक्यू, उसके बाद नामकरण वाला नामकरण पे करा दिया, ऐतिहासिक बैकग्राउंड का ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे करा दिया, ठीक है। और ये 5वां टॉपिक है इसके शहर की विशेषता के बारे में, ठीक है। तो मैं जहां पे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तुरंत उसका एमसीक्यू कर लेंगे ताकि आपको बातें क्लियर होंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां कैसी होती थी, चौड़ी होती थी, सीधी होती थी, ठीक है, जिसका विस्तार किधर होता था, पश्चिम से पूर्व वाले डायरेक्शन में होता था, ठीक है। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे, हड़प्पा स्थलों में जो गढ़ होते थे, गढ़ मतलब क्या, जो दुर्ग होता था, जगह किसके लिए जाने जाते थे। ये यूपीएसआई 2018 का प्रश्न है। क्या यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, यहाँ पे या तो पुरोहित रहते थे, ठीक है, या तो यहाँ पे पुरोहित रहते थे, यहाँ पे या तो यहाँ पे आपको व्यापारी वर्ग लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे किताबें रखी जाती थी क्या, नहीं भैया किताबें नहीं। यहाँ पर पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था क्या, नहीं। यहाँ वहां निचले वर्ग के लोग रहते थे, नहीं। निचले वर्ग के लोग कहाँ रहेंगे, आपको ढाल में रहेंगे, ठीक है। आइए चलिए उसके बाद फटाफट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा हड़प्पा नगर 3 शहरों में आपको विभाजित है, तो आपको कौन सा है, धौलावीरा, ये बता चुका हूं, ठीक है, धौलावीरा। आगे आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कुएं के साक्ष्य मिलते हैं क्या, यस। नालों के साक्ष्य मिलते हैं, धनुष के भी साक्ष्य मिलेंगे। धनुष तो यार सिंपल है, धनुष आपको बन गया था क्या, आपको मध्य पाषाण काल में धनुष बन गया था, तो धनुष मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, और इसमें भी आएगा, तो धनुष तो आपको रहेगा, धनुष कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसका मतलब कि स्तंभ आपको नहीं दिखाई देंगे। स्तंभ का निर्माण आपको कहां से दिखाई देगा, आपको ये शुरू होगा मौर्य वंश से, ठीक है। स्तंभों का निर्माण दोस्तों इंडिया में आपको कहां से शुरू होगा, मौर्य वंश से शुरू होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि ये आपको क्या होता है, गैर जो आर्य सभ्यता उनसे पहले रखा गया है, तो उसे क्या बोले, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य मतलब क्या, कि आर्यों से ये पहले रखी गई थी, ठीक है। तो ये क्यों रखी गई थी, चूंकि ये आपको देखिए, अगर देखेंगे तो भाई पहले गांव का विकास होता है, ठीक है, गांव से शहर का विकास होता है, गांव से शहर बनता है। तो सिंधु आपको जो ये थी आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता आपको ग्रामीण सभ्यता थी। अब आर्य ग्रामीण थी, तो उसके बाद तब आर्य ग्रामीण थी तो आर्य सभ्यता पहले आनी चाहिए, तब बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आनी चाहिए। लेकिन देखेंगे तो अगर एक डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो आर्य सभ्यता पहले नहीं चाहिए, फिर सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इसके 2 मेजर कारण है कि आर्य सभ्यता को बाद में रखा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता को पहले। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको पता है कि ये काश योगिन सभ्यता है और ये लोग लोहे के जानकार नहीं थे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो कांसा होता है ये तांबे को और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, तब जाके कांस्य बनेगा, ठीक है। और लोहा क्या होता है, जैसे देखिए आपको जो टीन होता है ये स्वतंत्र रूप में आपको नेचर में मिल जाएगा, आपको तांबा भी स्वतंत्र रूप में नेचर में मिल जाएगा। लेकिन तांबा और उसके बाद टीन से काष्य बना पाना तभी संभव है, काष्य आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा, जब टीन में तांबा मिलाएंगे तभी जाके काष्य आपको बनेगा। इसी प्रकार से लोहा है, तो लोहा आपको क्या होगा, इनके पूरे सभ्यता में लोहा का प्रमाण नहीं मिला है। दूसरी बात, लोहा आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको हेमाटाइट अयस्क मिलेगा, ठीक है, अयस्कों से लोहा निकाला जाता है, क्योंकि आपको लोहा स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा, ठीक है, लोहा आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। इसका मतलब कि जो स्वतंत्र रूप से मिलेगा, मैं कह रहा हूं भाई आप कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या मिला, मिट्टी मिलेगा ना, पहले पहले आपको क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगा। लेकिन उस मिट्टी से ईंट कैसे बनाएंगे, ये तो तभी पॉसिबल है ना कि जब आपको पहले मिट्टी मिलेगा तब ईंट बना पाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि पहले आपको इनको जो धातुओं के आधार पर देखेंगे तो धातुओं का डेवलपमेंट कैसे होता है, तांबा मिला, टीन मिला, तब आपको क्या मिला, काष्य मिला, काष्य के बाद क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। तो एक तो ये क्रम है कि धातुओं के आधार पर धातु जैसे मिले उस हिसाब से हमने बांट दिया, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे लिपि के डेवलपमेंट को लेकर, तो जो आपको आर्य सभ्यता की लिपि थी ये आपको विकसित थी, ठीक है, संस्कृत लिपि पाते हैं। लेकिन वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपको अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं दिखती थी, लेकिन या तो हो सके बहुत एडवांस थी लेकिन उसको पढ़ हम नहीं सकते, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आइए, तो ये आपको चूंकि कोई क्यों गैर आर्य थी, क्योंकि आपको जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई दे रहा है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, शिलालेख है क्या, नहीं। शिलालेखों का शुरुआत आपको कहां से होता है, मौर्य वंश से होता है, ठीक है। ये कौन से वंश से होगा, मौर्य वंश से होगा, ठीक है। यूपी पीएसएस 1996 का प्रश्न है। यहां पर पक्की ईंटों की मोहरों का
अंकन लेख मिलता है, ठीक है। पक्की मिट्टी के मोहरों का अंकन लेख मिलता है, ठीक है। मोहरें मिली हैं लेकिन पक्की मिट्टियों के आपको लिमिटेड हैं, ज्यादातर आपको पत्थरों के मिले हैं, और उसमें पत्थर में भी कौन है, आपको स्टेटाइट पत्थर है, ठीक है। हाँ, स्टेटाइट पत्थर है। स्टेटाइट पत्थर को बोलते हैं सेल खड़ी। अधिकतर इसके मोहर किसमें मिले हैं, सेल खड़ी पत्थर के मिले हैं, ठीक है। सेल खड़ी पत्थर के इसके मोहर मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी विशेषता हमको मिलती है, ये पूरा तात्विक स्रोतों से मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने खुदाई किया, ठीक है। चार्ल्स मिशन ने खुदाई किया, टीला पाया, टीले के अंदर ईटा पाया, और बहुत सारे मृदभांड पाए, मोहर पाए, और बहुत सारी आपको वास्तुकला की चीजें पाई। तो पूरा तात्विक इसका मेन स्रोत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर से पूरक रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी पीसीएस 1990 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। पहली बात देखिए, लिपि तो है ही है कि लिपि का डेवलपमेंट देखेंगे, उसके संख्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इनमें आपको काश्य का, धातु का, है ना, धातु के आधार पे आप देखेंगे धातु का डेवलपमेंट कैसे हुआ, टीन, तांबा, ठीक है, काश्य, फिर लोहा। और लिपि का डेवलपमेंट देखेंगे तब भी उस हिसाब से पहले रखना चाहिए। लेकिन एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मृदभांड, जो इसके मृदभांड की जब उम्र का पता लगाया गया, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड हैं ये पुराने हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं, इसके उम्र पुराने हैं, और आर्य सभ्यता के जो मृदभांड हैं इसके उम्र कम है, बाद के हैं। तो ये भी आपको स्पष्ट है। तो लिपि, काश्य और मृदभांड, इन तीन आधारों पे आपको क्या किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखा गया है, और आपको आर्य सभ्यता है उसको बाद में रखा गया है। लेकिन इन तीनों में भी कि लिपि, काश्य और आप देखेंगे मृदभांड, तो सबसे एकदम सॉलिड और जो ठोस साक्ष्य है वो मृदभांड। मृदभांड देखेंगे तो मृदभांड की उम्र से ये पता चलता है कि इसके मृदभांड क्या थे, आपको पुराने थे, और ये आपको साइंस है, तो साइंस को आप झुटला नहीं सकते, ठीक है। ये पेज नंबर 4 हमने देखा, और चौथा में भी और भी प्रश्न है इसके शहरों से। आप देख सकते हैं कि इसके शहरों में कितनी बातें आपको चुकी हैं, कितने क्वेश्चन आपको करने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपके सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जानने का मौन स्रोत क्या है, फिर से आपको ये राजस्थान के पीसीएस में पूछा गया था, RAS या RTS 2006 में पूछा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस आधार पर जा सकते हैं, क्या सिर्फ इनकी मोहरों के बारे में जान सकते हैं क्या? अरे भैया नहीं, मोहरों से आप तो ठीक है इमेज बनाया, थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन इसकी लिपि तो डेवलप नहीं है ना, तो लिपियों से आप कैसे पूरा जान पाएंगे। आप इनके बर्तन से जान सकते हैं, बर्तन में डिजाइन है, आप इनके हथियार से जान सकते हैं, औजार से जान सकते हैं, सिर्फ मोहरों से नहीं। मोहर देखिए एक सोर्स हो सकता है, लेकिन मोहर मेन सोर्स नहीं हो सकता है। तो इनके बर्तन के डिजाइन से, जेवर पहनते थे, फैशनेबल थे नहीं थे, हथियारों से, ठीक है, औजारों से, मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए जा सकते, और लिपियों से भी पूरी तरीके से नहीं जान सकते, पढ़ा लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको जो जानने का मेन स्रोत है वो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार के माध्यम से। उसी के संग आइए क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिखाई देगा कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में, चूंकि मैंने बताया ना कि इनका संबंध मेसोपोटामिया से था, तो हम कैसे मानेंगे, क्योंकि मेसोपोटामिया के रिकॉर्डों में आपको सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से नाम से जाना जाता है, मेलुहा नाम से। और ये NDA 2017 का प्रश्न है, ठीक है, NDA 2017 का प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपको बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। ये RRB 2006 का प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरी सभ्यता थी, ये तो दिमाग में घुस गया होगा आपके, ठीक है, दिमाग में घुस गया होगा, क्योंकि शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई नगरी सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोहा भाई आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, अयस्क से निकालना पड़ता है लोहा, जो कि आर्य लोगों ने निकाला। ये कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति के थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें आपको मंगलाइड भी पाए जाएंगे, कई सारी प्रजातियां पाई जाएंगी, तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये किस प्रजाति के लोग थे। उसके संग संग लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, खेती के बारे में जानकारी नहीं होगी क्या भाई, ये तो मूर्खों वाली बात बोल रहा है, ये तो कॉमन सेंस का लौंडा भी कर लेगा। क्यों कर लेगा कॉमन सेंस का लौंडा? अबे ये सोचो कि 20 लाख किमी क्षेत्र से ज्यादा इसके एरिया है, लगभग 22 लाख 25 लाख तक भी हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी सभ्यता बिना खेती के कैसे डेवलप होगी? अबे लोग खाएंगे, खाएंगे तो सेक्सुअल हार्मोन्स आपको डेवलप होगा, तभी जाके प्रजनन तंत्र चलेगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम चल पाएगा, और आबादी आपको दिन दोगुनी चार चौगुनी बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आगे आइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरतोगोई किस देश में पड़ता है? सुरतोगोई किस देश में पड़ता है? ये आपको क्या है, 2017 का प्रश्न है, ये अफगानिस्तान में। जैसे मैंने दोस्तों बताया ना, एक चीज मैं आपको बता रहा था कि सबसे इसकी पूर्वी सीमा कौन सी है, आलमगीरपुर, ठीक है। पश्चिमी कौन सी है, दैमाबाद,
और सॉरी, दक्षिणी कौन सी है? दैमाबाद। पश्चिमी कौन सी है? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। उसके बाद आपको उत्तरी कौन सी है? मांडा, मांडा। तो मांडा तो अपने देश में है ना, जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपसे पूछ देगा कि मांडा से ऊपर क्या है, तो मांडा से आपको ऊपर है सुतका, सोर्तुगई। ठीक है, सोर्तुगई कहाँ है? मांडा के ऊपर। कहाँ पे पड़ेगा आपको? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। यदि देखेंगे तो सबसे, वैसे सबसे आपको उत्तरी सीमा तो सुर्तुगोई होनी चाहिए, लेकिन सुर्तुगोई चूंकि अपने इंडिया में नहीं पड़ता है। यदि पूछेगा कि सबसे उत्तरी सीमा, तब सुर्तुगोई मारेंगे, लेकिन इंडिया में दायरा रख के पूछेगा तब क्या मारेंगे? मांडा। पूछेगा इंडिया के अंदर तो मांडा, यदि इंडिया को क्रॉस करके पूछेगा तो सुर्तुगोई मारेंगे। ठीक है, आ जाइए। मतलब इसके बारे में हमने 5 टॉपिक पढ़ लिया। कौन कौन से? मैंने परिचय बता दिया, विस्तार बता दिया, नामकरण बता दिया, ऐतिहासिक कालक्रम बताया, और 5वां आपको इसके नगर नियोजन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। अब हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखेंगे। ठीक है, मैं आपसे पहले बता रहा हूं, ये काफी काफी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, काफी डिटेल वीडियो है। इतना आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हड़प्पा, किसी भी, देखिए आपको किसी भी स्थल से क्या प्रश्न पूछेगा, ये कौन सी नदी के बगल में है, इसका लोकेशन क्या है, इसके खोजकर्ता क्या है, यहां से आपको कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये 4 डायमेंशन में प्रश्न आते हैं। यदि हड़प्पा को देखेंगे तो हड़प्पा कहां पर है? आपको पाकिस्तान में। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, लेकिन आप लोकेशन याद रखिएगा, अब उतना डिटेलिंग में नहीं जाता है, आपको फेल करने की दृष्टि से कहीं पूछ दिया। क्योंकि देखिए जीएस है, जीएस मतलब क्या कि एकदम, जीएस में देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि जीएस आपको महासागर है। मैं पहले बता दे रहा हूं कि जीएस क्या है, एक बहुत बड़ा महासागर है। यदि जीएस में आपको पढ़ना है तो इसकी गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हमको स्पेशल स्टडी नहीं करना है। बच्चे अधिकतर क्यों फेल होते हैं? क्योंकि ये लोग स्पेशल स्टडी करते हैं। तो जीएस एक महासागर है जहां पर आपको सामान्य अध्ययन की जानकारी लेनी है। यदि आप समुद्र की गहराई नापने बैठे तो आप जीएस में फेल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इसके ऊपर के सतह पर तैर कर आपको समुद्र को पार कर जाना है। जो ये गेम जान गया वो आपको जीएस निकाल लेगा। ठीक है, तो आपको जीएस तैयार करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पे पाकिस्तान, अगर लोकेशन पूछेगा तो वर्तमान में पाकिस्तान में। नदी पूछता है, नदी कौन सी नदी है? रावी नदी। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, और ये प्रथम उत्खनन स्थल है। प्रश्न मैं इस पे करवा चुका हूं, 1921 में खोजा गया इसको। यहां पर देखिए आपको क्या होता है, जैसे आप किसी शहर में मजदूर ढूंढने जाएंगे ना, तो कौन कौन से साक्ष्य आपको मिले हैं, तो आप देखेंगे यहां पर आपको श्रमिक आवास मिले हैं। श्रमिक आवास मिले मतलब यहाँ पे मजदूर मिले हैं, और ये मजदूरों के आवास कितने हैं? 15 आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको भाई आवास है, मजदूर है, तो कुछ ना कुछ काम करेंगे ना, तो बिल्कुल ये तांबा पिघलाने का काम करते थे। तांबा पिघलाने का काम कैसे करेंगे? जब इनको भट्टियां मिलेंगे तब तो करेंगे ना। तो यहाँ पे 16 भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले, ये क्या काम करते थे? आपको तांबा पिघलाने का काम करते थे। ठीक है, तांबे को पिघलाने का कार्य करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, 16 भट्टियां मिली हैं। ठीक है, और इन भट्टियों के बगल में ही आपको क्या मिला है? चबूतरे मिले हैं, 18 चबूतरे मिले हैं। अब जो 18 चबूतरे हैं, तो ऐसे चबूतरा है और बीच में ऐसे गड्ढा है। इसके बीच में क्या है दोस्तों? आपको गड्ढा दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस चबूतरे के बीच में गड्ढा दिखाई देगा। 18 चबूतरे हैं, गोल चबूतरे हैं, और इस 18 चबूतरे में आपको गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलेंगे। यहां से क्या मिलेंगे? इस 18 चबूतरे में आपको 2 अनाजों के साक्ष्य मिलेंगे, गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलेंगे, इसमें मेरे ख्याल से होगा। ठीक है, गेहूं जौ मैं इसमें नहीं डाल पाया हूं। गेहूं जौ देखिए पीडीएफ है आपके पास, लेक्चर देख के कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गेहूं जौ। 18 चबूतरे यहीं पे क्या डाल देंगे कि यहां से क्या मिला आपको? गेहूं जौ, गेहूं व जौ। ठीक है, गेहूं जौ। ठीक है, हाँ, तो 1-2 पॉइंट मिस हो गया तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। देखिए मैं भी इंसान हूं, आपको पता है कि ये पूरा तैयार करने में आपको 1.5 घंटे का, अगर मुझे पढ़ाना है तो 1.5 घंटे का तैयार करने में आपको उसको टाइप करना, टाइप करने के बाद कलर करना, सेट करना, इन सब में 5 से 6 घंटे चल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या है? 18 चबूतरे मिले, इसके गोल में गड्ढा है, गड्ढे में क्या मिला? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। ठीक है, यहां से आपको 12 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, 2 पंक्तियों में है। ठीक है, 2 पंक्तियों में है, मतलब एक पंक्ति में कितना है? 6 है। जैसे मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसी तरीके से है। ठीक है, तो आपको 2 पंक्तियों में 12 अन्नागार के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे क्या होगा? गेहूं और जौ को ही रखा जाएगा। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से आपको मानव का एक धड़ मिला है, मानव का एक धड़ मिला है। देखिए आज की क्लास में मैं आपको
इमेज नहीं ले पाया हूं, कल मैं आपको डाल दूंगा इमेज, ठीक है, कल डाल दूंगा तो दिखा दूंगा कि भाई लाल बलुआ पत्थर का जो मानव का धड़ है ये कैसा दिखता था। और दूसरी बात यहाँ पे तो मैं इन चीजों को कवर कर ही रहा हूं, मैं आपको जब आर्ट एंड कल्चर कवर करूंगा तो आपको इन्हीं सभ्यता के संस्कृति के बारे में हम काफी डिटेल में कवर अप करते हैं, ठीक है। अब आइए, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़ मिला है, ठीक है। उसके संग देखेंगे तो यहाँ पर आपको साक्ष्य मिलते हैं कि ये लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे, ठीक है, लिंग और योनि की पूजा करते थे। तो आज के टाइम पे भी हिंदू धर्म में आपको चलता है लिंग और योनि की पूजा। फिर यहीं पर आपको क्या मिलता है, मातृ देवी की मोहर मिलती है, वही मोहर जिससे क्या है कि योनि से निकलता हुआ वृक्ष दिखाया गया है, ये स्टार्टिंग बता दिया गया है। यहाँ पे चित्रित मृदभांड है, जो चालाक लोमड़ी की कहानी आप पाते हैं, चालाक लोमड़ी की कहानी पाते हैं, तो आपको हड़प्पा सभ्यता से जो मृदभांड मिले हैं उसी में चालाक लोमड़ी की कहानी दिखाई दी गई है। आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में आपको क्या मिला है, RH-37 के कब्रिस्तान मिले। RH-37 मतलब क्या कि यहाँ पे 37 लाशों के एक कब्र मिले हैं। इस 37 में से आपको एक विदेशी की लाश होती है, तो एक ताबूत मिलता है, इसमें आपको विदेशी की लाश होगी, मतलब 36 क्या है, इसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। 36 लोगों का डीएनए सिंधु घाटी सभ्यता से मैच करता है, लेकिन एक विदेशी रहता है, इसके साक्ष्य, इसके जो डीएनए होते हैं आपको सिंधु घाटी के लोगों से मैच नहीं करता है, ठीक है, तो विदेशी है। और इस विदेशी ताबूत में इसको आपको लाश मिलता है, ठीक है, ये लास्ट नहीं है, लाश है, लाश मिलता है। और इस आपको ताबूत में ही आपको क्या मिलेगा, स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से आपको मिला है, ठीक है। उसके संग यहाँ पे आपको ओखली भी मिलेगा आपको, ठीक है, ओखली के साक्ष्य मिलते हैं। अब भाई श्रमिक हैं, अनाज मिल गया है तो खाना बनाने के लिए ओखली ओखली चाहिए ना। पीतल का इक्का गाड़ी मिलता है, जिससे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको पीतल का इक्का गाड़ी मिलता है। उसके संग यहाँ पे पाशा मिलेगा, ठीक है, पाशा वो लूडो की गोटी वाला पाशा, ठीक है। आइए अब यहाँ से आप प्रश्न कर लीजिए। आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, आपको असत्य है। इसकी खोज दयाराम शाहनी ने 1921 में किया, सही बात है। यहाँ से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले, ये भी सही बात है। यहाँ से 18 चबूतरों के साक्ष्य मिले हैं। आपसे बोल रहा है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्नागार का साक्ष्य मिला। देखिए आपको अन्नागार मिले तो हैं, 12 अन्नागार हैं, 2 पंक्तियों में है, लेकिन ये अन्नागार सबसे बड़े नहीं हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्नागार आपको मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अभी ये आगे आएगा आपको, चलिए चलते हैं, आप हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने हड़प्पा के बारे में देख लिया, अब मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे। आइए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा शहर कंप्लीट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको है मोहनजोदड़ो, कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में। कौन सी नदी के बगल में, सिंधु नदी, याद रखिएगा। खोजकर्ता बहुत पूछता है, राखलदास बनर्जी, कब खोजा था, 1922 में, ठीक है, 1922 में खोजा था। अब ये देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा है, पिग्गट ने, ठीक है, पिग्गट ने क्या कहा है, पिग्गट ने क्या कहा है आपको, जुड़वा राजधानी का है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, जुड़वा राजधानी कहा गया, ठीक है, जुड़वा राजधानी कहा गया है। आइए आगे, आपको मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिलेगा। मोहनजोदड़ो से दोस्तों इसको पहले मिटा लिया जाए, बढ़िया भाई, चलिए आइए, नहीं मिट रहा है। तो यहां पर क्या है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी बात, डबल स्टोरी मंजिल, मतलब 2 तल्ला इमारत पाई गई है। अब 2 तल्ला इमारत जाहिर सी बात है, डबल मंजिले पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी चाहिए, तो घरों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले, घरों में शौचालय बहुत एडवांस मिला, बेसिन मिला है, 700 से ज्यादा कुएं के साक्ष्य आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 700 से ज्यादा कुएं के साक्ष्य, आपको यहाँ पे पुरोहित आवास मिलेगा, मतलब पंडित जी का घर है वो मिलता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे स्नानागार, ठीक है, स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए स्नानागार को मैं आपको अभी डिटेलिंग में करवाऊंगा, पहले यहाँ से क्या क्या मिला मैं आपको बता दूं, फिर स्नानागार को जस्ट मैं कल के वीडियो में करवाऊंगा, जब मैं इनके आपको कला और संस्कृति के बारे में पढ़ाऊंगा। तो कला और संस्कृति के बारे में कि स्नानागार कितना बड़ा था, आपको किस साइड से सीढ़ी थी, ठीक है, और किस साइड से लोग नहाने जाते थे, किस साइड से उतरते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मिला है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बोले सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ पे, आपको यहाँ पर। तो कैसे याद कर लेंगे कि मान के चलिए 2 तल्ला मकान है, और 2 तल्ला मकान है तो सीढ़ी होगा, शौचालय होगा, बेसिन होगा, और हर घर में आपको मिल रहा है कुआं। तो यहाँ पे होंगे पंडित जी बाबा, और ये नहाएंगे, नहाने के बाद कहाँ चल जाएंगे, आपको मान के चलिए कि बहुत बड़ा कोई पोखरा ओखरा तालाब होगा, स्नानागार होगा, वहां चल जाएंगे, क्या करने के लिए, पूजा करने के लिए, ठीक है। अब पूजा करेंगे तो आपको पता है कि पूजा करने के बाद क्या होगा, पंडित जी को लगेगी भूख, है ना,
पंडित जी को क्या लगेगी, भूख लगेगी। अब जब पंडित जी को भूख लगेगी तो क्या चाहिए, अन्नागार, है ना, अन्नागार। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अन्नागार के आपको साक्ष्य है। अब पंडित जी खाना खाने के बाद क्या करेंगे, सभा भवन में लाकर सबको बुलाएंगे, हे बेटा आ जाओ कहानी सुन लो। तो सभा भवन में आपको साक्ष्य मिलेंगे। अब ये यहाँ पे सभा भवन में मीटिंग करने के बाद फिर पंडित जी कहाँ चल जाएंगे, विद्यालय, विद्यालय के साक्ष्य मिले, विद्यालय में पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को, है ना, स तौ ते तम तो तान करवाने के लिए चल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, चूंकि पंडित जी हैं, घर से निकले, पुरोहित आवास, फिर नहाने के बाद कुआं से पानी निकाल के नहाने के बाद आपको पहुंचे हैं तालाब के पास, यहाँ पूजा किया, खाना खाया, लोगों को क्या किया, सभा भवन में स्पीच दिया, भाषण दिया, फिर विद्यालय आपको चले आए, वहां पढ़ाया। और उसी में भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो इनको चांदी की डिबिया में लाल रंग का आपको क्या मिलेगा, सूती कपड़े का साक्ष्य। ऐसे याद करिएगा, रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चांदी की डिबिया में, तो आपको क्या पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चांदी आया है तो सोना भी आएगा, इट मीन्स करण भी आया, करण आया है तो अर्जुन भी आएगा। तो यहां पर चांदी का इस्तेमाल करते थे, चांदी के संग संग ये लोग सोने का इस्तेमाल करते थे, प्लस लाल रंग के यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सूती कपड़ा। सूती कपड़ा मतलब क्या, कॉटन, है ना, हाँ कॉटन। तो कॉटन मतलब ठीक है, कॉटन, कपास की खेती करने वाले सबसे पहले लोग। यहां पर आपको क्या मिलेगा, अरे यार ये तो बार बार, एक मिनट, बस एक मिनट रुकिए, बार बार गायब हो जा रहा है। चलिए ओके, हाँ। तो यहां तक हमारा हो गया था कि सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं। यहां से मिट्टी के तराजू आपको मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी के तराजू मिलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको ये समझिए, ये लोग माप तौल को भी जानते थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से आपको डांसिंग गर्ल मिली है, नर्तकी मिली है। देखिए नर्तकी को भी मैं डिटेल से करवाऊंगा आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर में, कल के डेट में आएगा ये लेक्चर, कल का आपको इसका जो इसके अंदर के बारे में, कला संस्कृति के बारे में जानेंगे तो हम वहां पे करेंगे। बस यहाँ पे ये जानिए कि आपको ये पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, इसको स्पेशल करवाऊंगा मैं आपको। यहाँ डांसिंग गर्ल, काश्य की बलि नर्तकी, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ये साक्ष्य आपको मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आइए, तो काश्य की बनी नर्तकी आपको मिलती है। यहां से पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए काश्य की नर्तकी ये इंपॉर्टेंट है, पशुपतिनाथ की मोहर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को हम लोग डिटेलिंग में करेंगे। स्नानागार, ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको कला और संस्कृति में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो बस अभी इतना याद रखिएगा क्या क्या आपको मोहनजोदड़ो से मिला, नर्तकी, पशुपतिनाथ और आपको सबसे बड़ा स्नानागार। आपको दिखाई देगा पूर्व शवाधान के बाद साक्ष्य नहीं पाए गए, पूर्व शवाधान के साक्ष्य आपको यहां से नहीं पाए गए हैं। इट मींस कि आपने पहला शहर पढ़ा हड़प्पा शहर, वहां पर अंतिम संस्कार होते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो आपको ऐसा जगह मिलेगा जहां पर कोई भी कब्रिस्तान आपको नहीं पाया गया है, नहीं पाया गया है। तो यहां पर अंतिम संस्कार के आपको ऐसे पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा शहर है जहां पे अंतिम संस्कार के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, तो वो है आपको दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, किंतु एक शहर में गली मिली है और इस गली में 21 लाशों का, 21 शवों का एक टीला मिला है। अब ये लोग हो सके दौड़ा के किसी को मारना चाहते होंगे, 21 लोग जान बचाने के लिए भगे होंगे, मिट्टी के नीचे दब के मर गए होंगे, या मार दिया गया होगा, गाड़ दिया गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब चूंकि ये टीला मिला है, लाशों का टीला मिला, तो सिंधी भाषा में से क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, इसको मृतकों का टीला कहते हैं। शहर के अनुसार देखेंगे तो आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। कौन, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब आइए इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये आरआरबी 2014 का प्रश्न है। तो आपको क्या है, मृतकों का टीला है। ठीक है, सिंधी भाषा में इसको कहते हैं मृतकों का टीला। अब आ जाइए आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो एमपीपीसीएस 2012 में पूछा गया। भारत में क्या, नहीं भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में भी नहीं है। तो पाकिस्तान के कौन से इलाके में, सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत में। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में से निम्नलिखित में से किस स्थलों से कुओं के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन से स्थल है जहां से विकसित, डेवलपमेंट, काफी डेवलप स्थिति में आपको कुएं के साक्ष्य मिले। तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। जस्ट हमने पढ़ा 700 कुएं के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 29, आपको मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है।
आपको, तो ये विशाल स्नानागार है, ठीक है, अन्नागार भी दिखाई देगा, ठीक है, विशाल स्नानागार, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आ जाइए, एक मिनट, इसमें ये नहीं होगा विशाल स्नानागार, इसमें आपको ये होगा स्तंभ भवन। इसमें 27 प्रकोष्ठ होते थे, ठीक है, 27 प्रकोष्ठ, ये मैं कल करवाऊंगा। ये देखिए, विशाल स्नानागार अलग से, अन्नागार अलग से, और स्तंभ भवन अलग से, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कि कौन से इलाके से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। और जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो स्नानागार सबसे बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा इमारत नहीं है, आपको जो सभा भवन है वो सबसे बड़ा आपको इमारत दिखाई देगा, जो इस पे 27 अलग अलग प्रकोष्ठ थे, दरवाजे थे, ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, स्तंभ भवन, मतलब इसको सभा भवन भी कहते हैं। अब आ जाइए आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। हाँ, तो सिंधु नदी के बगल में कौन है, लोथल तो भाई भोगवा नदी के बगल में है, ये कौन सी नदी के बगल में, भोगवा, भोगवा नदी के बगल में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बगल में, तो यही आपको आंसर क्या होगा, सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। कालीबंगा अभी आगे आएगा। हड़प्पा कहाँ पे, रावी नदी के बगल में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा स्थल कोटदीजी, हड़प्पा स्थल जो है कोटदीजी आपको उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के समीप था, ठीक है, कौन से स्थल के समीप था। ये सीडीएस 2018 के प्रश्न है, ये आपको मोहनजोदड़ो के करीब था, क्योंकि हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा है, तो मोहनजोदड़ो के करीब था, आपको कोड दीजिए, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला था क्या, नहीं भाई, सिंधी भाषा में था, गलत है ये। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो नगर पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया था, बिल्कुल सही बात है, इसके पश्चिम में दुर्ग का निर्माण था। दूसरा और तीसरा आपको सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला आपको सही होगा, ठीक है, बी वाला सही होगा। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो के ठीक है, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। आगे बोल रहा है कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, नहीं, जो इसका सभा भवन था वो इसकी सबसे बड़ी इमारत आपको दिखाई देगी, ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी इमारत दिखाई देगी। तो मतलब ये वाला असत्य है और ये वाला सत्य है, तो कौन सा होगा, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। आ जाइए चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो में देखेंगे, अगला हमने हड़प्पा देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया, चन्हुदड़ो की स्थिति देखेंगे तो पाकिस्तान में आपको पड़ेगा, ये भी सिंधु नदी के बगल में है, लगभग आपको मोहनजोदड़ो से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की, और एनजी मजुमदार की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, डाकुओं के द्वारा, इनकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आइए, आपको चन्हुदड़ो से क्या मिलता है, चन्हुदड़ो एक ऐसा इलाका है जहां पर आपको दुर्गीकरण नहीं मिलता, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, दुर्गीकरण नहीं मिलता, और ये इंडस्ट्री का साक्ष्य है, तो इंडस्ट्री का साक्ष्य तो कहां मिलेगा, यहाँ पे लिपस्टिक मिलेगा, लिपस्टिक के संग संग दवात, दवात मतलब इंक, इंक, इंक को क्या बोलते हैं, स्याही, ठीक है, उसी को दवात बोलते हैं। ईट, एक ईटा मिलेगा, ईटे पर कुत्ते द्वारा बिल्ली के पदचिन्ह मिलेंगे, या कुत्ते द्वारा बिल्ली को दौड़ाने के कान मिलेंगे। धातु कर्म मिलेगा, धातु कर्म मतलब क्या, तांबे को पिघलाने के काम मिलेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री वाला इलाका है, तो यहाँ से सेल आभूषण के साक्ष्य मिलेंगे, कीमती पत्थर है। मनके का आपको निर्माण मिलेगा, जो जेम्स होते हैं उसका निर्माण, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। मिट्टी की बैलगाड़ी आपको दिखाई देगी, कांस्य का खिलौना दिखाई देगा, ठीक है, आपको यहाँ से कांस्य का खिलौना दिखाई देगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री वाला क्षेत्र था, प्लस एक बात याद रखिएगा कि ये आपको दुर्गीकृत नहीं है, ये स्टार्टिंग मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, ये आपको दुर्गीकृत नहीं दिखेगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको दुर्गीकृत नहीं दिखेगा, ठीक है। आइए, यहां पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो कहां से, चन्हुदड़ो से, चन्हुदड़ो से, ठीक है। आ जाइए आगे, अगला इंपॉर्टेंट साइट है आपको लोथल, ये भी इंडस्ट्री साइट है, ये इंडिया के गुजरात में पड़ता है, कौन सी नदी में, भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी। इसकी खोज किसने किया था, रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने क्या किया था दोस्तों, इसका खोज किया था। देखिए कई बार आपके सामने समस्या होती है कि सर इतनी नदियां हैं, इतने खोज करता है, नाम कैसे याद होंगे। पहली बात, एक नजर देख लीजिए, एक नजर देखने के बाद कल के डेट में मैं आपको ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीजें याद हो जाएंगे, और इतना मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी चीजें खतरनाक होंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी को भी आपके उस 10,000
मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस आपने एक बार की है, लेकिन हर व्यक्ति को उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस आपने 10,000 बार की है। ठीक है, तो आप किसी चीज की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आप उतना स्ट्रांग होंगे, लेकिन आप बहुत सी चीजों की प्रैक्टिस एक बार करेंगे तो घंटा जिंदगी में कुछ उखाड़ उखाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने लोथल देख रहे थे। लोथल लोकेशन क्या है? गुजरात। कौन सी नदी के बगल में? भोगवा। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। देखिए ईयर मैंने दे दिया, ईयर आपको क्रम काल में पूछ सकता है, वैसे ईयर पूछता नहीं। अब आइए यहां से आपको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहां से आपको फारस की मोहर मिलती है। ठीक है, फारस की मोहर। अच्छा, मेसोपोटामिया की मोहर पूछेगा। फारस की मोहर तो आपको यहां से मिलती है, लेकिन यदि आपको मेसोपोटामिया की मोहर पूछेगा, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की मोहर पूछता है, तो मेसोपोटामिया मोहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये आपको मिला है मोहन जोदड़ो से। कहां से मिला दोस्तों? मोहन जोदड़ो से। ये पॉइंट आप यहां पे नोट कर लेंगे, हाँ, ताकि कंपैरिजन रहे। मेसोपोटामिया की मोहर मोहन जोदड़ो से, फारस की मोहर लोथल से। ठीक है, आपको फारस की मोहर मिलती है, यहां से गोदीवाड़ा मिल रहा है, यहां से आपको गोदी मतलब ये बंदरगाह इलाका है, यहां से आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते थे, आपको लोथल से अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, यहां से आपको चावल की भूसी मिलती है, यहां पर युगल समाधान। युगल समाधान मतलब क्या? कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले आप सती प्रथा के साक्ष्य पाते हैं, जहां पर आपको पति पत्नी को एक साथ दफना दिया गया है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल है और यह समाधान स्थल भी रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इसके जो खिड़की और दरवाजे, जैसे अभी तक मैंने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खिड़की और दरवाजे हैं ये मुख्य रोडों पे ना खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा मिलेगा कि इसके जो खिड़की और दरवाजे होंगे, ठीक है, ये अगला पॉइंट इसमें है, खिड़की व दरवाजे, ठीक है, मुख्य रोडों पे खुलते थे। कहां खुलते थे? मुख्य रास्ते पर खुलते थे। इसके खिड़की और दरवाजे कहां खुलते थे? मुख्य रास्तों पे खुलते थे। इसका मतलब क्या समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे उसके खिड़की और दरवाजे गलियों में खुलते थे, लेकिन ये इकलौता ऐसा आपको शहर दिखाई देता है जिसके खिड़की और दरवाजे कहाँ खुलते हैं दोस्तों? आपको मुख्य सड़कों पे खुलते हैं। ठीक है, मुख्य सड़कों पे खुलते हुए दिखाई देंगे, मुख्य सड़कों पे इसके आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आइए अभी देखिए IAS 2000 आपको IAS 2009 का प्रश्न आपको है, लोथल किस नदी के बगल में है? भोगवा नदी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने इजी इजी प्रश्न है आपको। ठीक, कौन सी नदी के बगल में है? भोगवा नदी। ठीक, आ जाइए आगे। किस हड़प्पाई स्थल से, ठीक है, भारत की मुद्रा, ठीक है, स्थल से, ठीक है, मोहर की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहर की मुद्रा प्राप्त हुई है हड़प्पा स्थल से। कौन सा है? आपको लोथल। लोथल से क्या है? जो मोहर के साक्ष्य बहुत ज्यादा आपको प्राप्त हुए, तो ये भी आपको लोथल से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? 2017 का प्रश्न है, ये कौन सा है? आपको लोथल है। ठीक है, लोथल। आगे आइए, अगला देखेंगे, आपको अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो लोथल से आपको देखिए, लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए घोड़े का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब क्या? मुखौटे जैसी मूर्ति, मुखौटे जैसा मूर्ति आपको दिखाई देता है, एक उभार दिखेगा, तो मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं। ठीक है, मतलब यहां से आपको क्या है, मैंने बताया ना युगल समाधियां, मतलब यहाँ पर आपको क्या है कि पति पत्नी को एक साथ दफना दिया गया है। ठीक है, आपको अलंकृत ईंट यहां से नहीं मिलेंगे, अलंकृत ईंट आपको मिलते हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से मिलते हैं अलंकृत ईंट, यहां से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अन्नागार के साक्ष्य आपको यहां से, देखिए अन्नागार के साक्ष्य भी आपको यहां से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा हो गया? तीसरा और चौथा वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरा और चौथा। तो हमने 4 स्थलों के बारे में पढ़ लिया। अगला स्थल आपको है सुरकोटदा। सुरकोटदा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये कौन सी नदी के बगल में? सरस्वती। देखिए सरस्वती करके आएगा या घग्घर नदी करके आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार आपको सरस्वती ना करके घग्घर दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि इसके खोजकर्ता का देखेंगे तो इसके खोजकर्ता कौन है? JP जोशी हैं। कब खोज किया दोस्तों? 1964 में। अब आइए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े के अवशेष आपको पाए गए हैं, और कमाल की बात है कि यहां पर अंडाकार कब्र पाया गया, जो आपको अंडाकार कब्र है। यहां पे कलश
शवा, ठीक है, कलश शवाधान के साक्ष्य मिले। यहाँ पे कलश शवाधान के साक्ष्य मिले। कलश शवाधान मतलब क्या, कि जो आपको कोई मर गया है, मरने के बाद क्या है कि आप उसकी लाश को जला देते हैं, और लाश को जलाने के बाद जो उसको आपके अवशेष बच जाते हैं उसको किसी कलश में रख के क्या करते हैं, दफना देते हैं। तो इस प्रकार के शवाधान को क्या कहते हैं, इस प्रकार के अंतिम संस्कार को क्या कहते हैं, कलश शवाधान। तो आपको यहां से मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है ये जगह सुरकोटदा, यहां से आपको क्या मिले, कलश शवाधान के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये बात यहां से याद रखिएगा। देखिए लगातार पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। आइए अब सुरकोटदा से हम प्रश्न देख लेते हैं। किस स्थल से, ठीक है, किस स्थल से एक कब्रिस्तान में कलश शवाधान के साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा। सुरकोटदा की जो खोज किसने की, जेपी जोशी ने। ठीक है, सुरकोटदा की खोज किसने की, जेपी जोशी ने। आगे आइए कालीबंगा के बारे में देखते हैं। कालीबंगा आपको क्या है, ये भी राजस्थान में, घग्गर नदी, घग्गर मतलब क्या, सरस्वती। ठीक है, खोज किसने किया, अमलानंद घोष ने, है ना, अमलानंद घोष ने खोज किया 1953 में। ओके, अब यहां से आप साक्ष्य देखेंगे आप कालीबंगा से, तो यहाँ पे कालीबंगा फेमस है काली चूड़ियों के लिए, तो चूड़ियों के कारखाने आप पाएंगे, जुता हुआ खेत पाएंगे, मतलब खेती बहुत अच्छा करते थे। यहाँ पे ऊंट की हड्डियां पाएंगे, ऊंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि पूछेगा ऊंट की हड्डियां कहां से मिली हैं, कालीबंगा से। अग्निवेदिका, अग्निवेदिका मतलब क्या, कि यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे, यज्ञ हवन करते थे। कालीबंगा से एक दो टीले मिले हैं, यहां से आपको दो टीले मिले हैं। मतलब अभी तक क्या था कि आपको क्या मिलता था कालीबंगा में, हर जगह देखिए एक ही टीला मिलता था पश्चिमी दिशा में, यहां पे दो टीले मिले हैं, ऐसे दो टीले मिले। ठीक है, तो कालीबंगा में दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे पड़े हैं। मतलब एक टीला ये है, एक टीला ये है, और दोनों के दोनों क्या है, सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। मतलब ये क्या है, दुर्गीकृत है, ये पूरी तरीके से आपको दुर्गीकृत है, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में दो फसलों को उगाना जानते थे, मतलब यहाँ के एग्रीकल्चर काफी डेवलपमेंट था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही खेत से दो फसलों को आपको क्या करते थे, उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकतर हड़प्पा सभ्यता के जो मकान है आपको पक्की ईंटों से बने हैं, किंतु पूछ देगा कि वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो आपको कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। आइए आगे देखते हैं कालीबंगा पे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध था, कपास की खेती के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे देखिए कपास की खेती के साथ सबसे पहले तो मेहरगढ़ से पाए गए हैं, और मेहरगढ़ भी क्या है, आपको हड़प्पा स्थल के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि अगर हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा इलाका है जहां का एग्रीकल्चर बहुत डेवलप था और कपास की खेती के लिए था, तो कौन सा था, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए कथनों पर क्या किया, पहलवानों विचार कीजिए। कालीबंगा में दो टीले मिले हैं जो कि सुरक्षा दीवारों से क्या है, घिरे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में क्या दो फसलों को उगाना जानते थे। यस, ये भी बात आपको सही दिखाई देती है। उसके संग संग कालीबंगा के जो भवन है कच्ची ईंटों के बनते हैं क्या, यस, ये कच्ची ईंटों के दिखाई देते हैं इनके मकान। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा। अगले लोकेशन पे आते हैं, अगला कौन सा है, बनावली। ठीक है, बनावली के बारे में क्या बातें याद रखेंगे, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, बनावली ये कौन सी नदी के बगल में, आपको रंगोई नदी के बगल में पड़ता है। ठीक है, रंगोई नदी के बगल में पड़ता है। ये आपकी इसकी खोज किसने किया था, RS बिष्ट साहब ने किया था 1973 में। यदि आप यहां से देखेंगे तो बनावली में क्या पाएंगे, इसकी जो बस्तियां पाएंगे, अंडाकार बस्तियां पाएंगे। ठीक है, और इसके पहले अंडाकार कब्र आपको दिखाई दिया, तो अंडाकार कब्र कहां से दिखाई दिया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंडाकार बस्तियां कहां से दिखाई दी, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बनावली से अंडाकार आपको बस्तियां मिली हैं। यहां पर क्या है, व्यवस्थित जल निकास व्यवस्था का क्या है, अभाव मिलता है। इसका मतलब जो आपको ये लोकेशन दिख रहा है बनावली, यहां से आपको जो जल निकासी की थोड़ी सी समस्या आपको दिखाई देती। ठीक है, हाँ, यहां पर क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, ये लग रहा है कि मुझसे एक मिसप्रिंट हो गया, इसको मैं सही कर दूंगा। आइए आगे, आपको इतनी बातें क्या मिली हैं बनावली से, और यहां से आपको क्या मिले हैं, अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। सीधी सड़कों का एकमात्र शहर, ये एकमात्र शहर है जहां पे आपको सड़कें क्या दिखाई देती हैं, सीधी दिखाई देती, मतलब। ठीक है, और यहां पे और क्या पाएंगे, यहां से प्राक विकसित और उत्तर सैंधो सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सीधी सड़कों का मतलब क्या है कि अधिकतर सड़कें 90 अंश की डिग्री पे कट जाती थी, लेकिन ये आपको कटती नहीं थी इस सेंस में। ऐसा नहीं कि और जगह की सड़कें आपको टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, बनावली से प्राक, ठीक है, विकसित और उत्तर सैंधो के साक्ष्य मिलते हैं।
प्राक मतलब क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप होने के पहले भी बनावली था, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे भी बनावली था, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी आपको बनावली था। बनावली में सभी मकानों के आगे क्या है, चबूतरे, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे बनावली में सभी मकानों के आगे आपको चबूतरे दिखाई देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग इसी पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के बगल में, ठीक है। तो रंगोई नहीं देगा तो घग्गर याद कर लीजिएगा, रंगोई, घग्गर या सरस्वती ये आसपास ही पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, बनावली, यहां पे बातें याद रखिएगा। रंगोई नदी मैंने बोला, लेकिन आपको यहाँ पे रंगोई नहीं दिया, घग्गर दिया, तो घग्गर के बगल में रंगोई है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए कथनों पर क्या करिए, विचार करिए। बनावली से आपको क्या मिलता है, प्राक, विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। बनावली में सभी मकानों के आगे क्या थे, चबूतरे थे, ये भी आपको एकदम स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपको सही है। बनावली के कई मकानों में, क्वेश्चन नंबर 44, बनावली के कई मकानों में आपको अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोल रहा है कि बनावली में मंदिर में अग्नि की पूजा होती थी, क्या मंदिर में अग्नि की पूजा, इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब कथन ए सही है, परंतु आर जो है ये क्या है, आपको असत्य दिखाई देता है, ठीक है। आर आपको क्या दिखाई देता है, असत्य दिखाई देता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आपको राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपको कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है राखी गढ़ी। और ये किस नदी के बगल में, घग्गर, खोज किसने किया, सूरजभान ने, कौन से वर्ष में, 1969 में। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा आपको राखी गढ़ी स्थल दिखेगा, सबसे बड़ा पूछेगा आपको राखी गढ़ी। यहां से अन्न भंडार के साक्ष्य मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। कब्रिस्तान मिलते हैं, नालियां मिलती है, टेराकोटा के खिलौने मिलते हैं, टेराकोटा के खिलौने मिलते हैं, ठीक है। इसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि याद कैसे होगा, याद होगा प्रैक्टिस से ही, ठीक है। हाँ चलिए अब आइए इस पे प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपको राखी गढ़ी के ऊपर, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है, ये बात याद रखिएगा, यहीं से आपको प्रश्न आता है। रोपड़, रोपड़ के बारे में क्या है, लोकेशन देखेंगे दोस्तों, पंजाब है। नदी कौन सी, सतलज है। खोजकर्ता कौन से हैं, यज्ञदत्त शर्मा। कब खोज किया था, 1958 में, ठीक है। हाँ ये बात याद रखिएगा इसके बारे में। अब देखिए रोपड़ से आपको क्या क्या साक्ष्य मिलेंगे, कुत्ते द्वारा मानव को दफनाने के साक्ष्य, वो भी अंडाकार गड्ढे में दफनाया गया। अच्छा, कुत्ते के द्वारा मानव को दफनाने के साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में मैंने पढ़ाया था, आपको कहां से मिले हैं, आपको बुर्ज होम से, है ना, बुर्ज होम से कुत्ते द्वारा मानव को दफनाने के साक्ष्य, ये मध्य पाषाण काल में है। लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पूछेगा कि कुत्ते के द्वारा मानव को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, आपको रोपड़ से। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ये बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तांबे कुल्हाड़ी मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल, मतलब जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, आपको रोपड़, ठीक है, रोपड़ खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है। आप देख सकते हैं एमपीपी से 2014 का क्वेश्चन है, और कितना ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आइए, रोपड़ से आपको 6 संस्कृतियों के चरण मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। जब खुदाई हुई तो यहां से 6 संस्कृतियों के चरण मिले हैं, और सभी के सभी रोपड़ से आपको दिखाई देते हैं। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, ये बात सही है, लेकिन कारण आर एक ही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि 6 चरण हैं, और 6 चरण में कार्य ये लिखता है कि ये 6 चरण आपस में मिलते हैं, तब समझ में आता है कि कारण आर सही है, ठीक है। तो आपको क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपको परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इस वजह से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी वाला, ठीक है। आ जाइए, अगला पड़ता है आपको आलमगीरपुर, ये कहां पड़ता है, आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ वाले इलाके में। सबसे आपको क्या है, पूर्वी सीमा है, हिंडन नदी के बगल में पड़ता है। किसने खोज किया, यज्ञदत्त शर्मा ने। कब किया, 1958 में, ठीक है। यहां पर क्या हुए, टूटे हुए तांबे के ब्लेड मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे टेढ़े मेढ़े बनी हुई वस्तुएं और गड्ढे में कपड़े की छाप मिलती है। आपको यहां पे बड़ा गांव खुला सनौली स्थलों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाँ कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। आलमगीर में इतना याद रखिएगा, आलमगीर से के लिए पूछता है कि सबसे आपको पूर्वी इलाका कौन सा है, तो आपको आलमगीरपुर, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कौन सी नदी के बगल में है, प्रवरा नदी। ये किसकी सहायक नदी है, आपको गोदावरी की। इसकी खोज किया था S.A. साली ने 1974 में किया था, ठीक है। दो बार खुदाई थी, 1974 और आपको 79 में। आपको क्या है, ये काश्य क्षेत्र है, ये काश्य है, ठीक है, काश्य क्षेत्र है।
ये देखिए डॉक्स में सही टाइप हुआ था, पीडीएफ बनाने में कहीं गलती हो गई। तो ये आपको क्या है, कास्ट क्षेत्र है। कहीं कहीं मात्रा दोस्तों आपको गड़बड़ है इतने बड़े पीडीएफ में, फिर भी आपको टोटल ये 14 पेज की पीडीएफ है, तो 2-3 मात्रा कहीं कहीं गड़बड़ है, वो मैं आपको सही कर दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ वैसे देखा था मैंने, लेकिन डॉक्स में सही दिखा था, ये पीडीएफ कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काशी क्षेत्र है, और ये रफी नहीं है, यहाँ पे आपको क्या होगा, सारथी, ठीक है। सारथी, सारथी मतलब क्या, जो रथ को चलाता है। तो ये काशी योगिन क्षेत्र आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे सारथी के साथ रथ दिखाई देता है। हाथी बैल, ठीक है, हाथी बैल हाथी घोड़े के आपको क्या मिलते हैं, काष्य चित्र मिलते हैं, ठीक है। आपको क्या मिलते हैं, काष्य चित्र मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर बैल हाथी और घोड़े के क्या मिलते हैं, काष्य चित्र मिलते हैं। और इसमें आपको क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आपको अगर तांबे का रथ, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या सारथी के साथ रथ है, तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था, आपको आपको दैमाबाद से, ठीक है। हाँ दैमाबाद से, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ये मैंने दैमाबाद करवा दिया, इसके बाद कुछ छिटपुट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई है, तो आपको क्या, राखल दास बनर्जी ये संबंधित है, के एन दीक्षित भी संबंधित है, एम एस वस्त, जो कि ये पूछा गया बीपीएससी में, तो स्मिथ साहब संबंधित नहीं है। इनको याद रखिएगा, जो पूछा गया है। देखिए मेरा टारगेट है कॉन्सेप्ट के संग संग जो छिटपुट इधर उधर की जानकारियां हैं वो भी मैं आपको साथ में दे दूं, ताकि आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाए, सारी बातें एक जगह आ जाए, ठीक है। हाँ तो 45 में याद रखिएगा कि जो स्मिथ साहब हैं, इनका आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई से कुछ मतलब उतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आईएएस 2019 में प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। तो चन्नूदड़ो है, कोडदीजी भी है, ठीक है। और जब सोहगौड़ा पढ़ेंगे तो सोहगौड़ा आपको समझ में आएगा कि सोहगौड़ा इससे संबंधित नहीं है। सोहगौड़ा से आपको मिलता है चंद्रगुप्त का क्या, आपको अभिलेख मिलता है चंद्रगुप्त का, ठीक है, क्या मिलता है, अभिलेख। तो सोहगौड़ा तो आपको भाई सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये संबंधित नहीं है। और देशलपुर के बारे में मैंने दिखाया था, देशलपुर आपको मैप में है, कल मैं आपको मैप प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे देशलपुर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों के तीनों है, सोहगौड़ा नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपको, सी वाला, क्योंकि आपको पूछा है कि कौन सा स्थल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, ये आपको आखिरी क्वेश्चन आज का, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। ये असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया प्रश्न है 2018 का। क्वेश्चन आपको है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल सही बात है, मिट्टी के बर्तन जो इनके होते थे कमाल के होते थे, मोहर ईंट तौल से सुस्पष्ट होता है। तो ये कला संस्कृति में कल आप देखेंगे, चूंकि मिट्टी के बर्तन मोहर मिले हैं, साक्ष्य हम देखते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके अगर एक जगह मोहर एक साइज का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो दूसरी जगह मोहर भी आपको 2 सेंटीमीटर का मिलेगा, तो एक रूपता पाई जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला सही है कि इनके शिल्प में, इनके कार्य में, इनके संस्कृति में आपको एक रूपता दिखाई देती है। आगे बोल रहा है कि बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण टेक्निक का उपयोग लिया गया है, और परिपक्व हड़प्पा स्थलों में जो प्रयुक्त की गई थी, मतलब हड़प्पा के बाद भी जो संस्कृति रही है, उसी टेक्नोलॉजी का, जिस प्रकार से काष्य बनाया जाता था उसी मेथड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जैसा कि आपको हड़प्पा सभ्यता में करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपको दोस्तों सही है, इसमें सही ऑप्शन होगा आपको क्या, सी वाला, सी वाला, ठीक है। हाँ तो ये बातें याद रखिएगा। तो आपको टोटल ये देखिए, आपको 14 पेज की पीडीएफ है, आप इसको जाके शिक्षित आजमगढ़ चैनल से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए आपको क्या है, आपको कोई भी चीज तैयार करना है, ये बेसिकली मैंने अधिकतर मैक्सिमम चीजों की व्याख्या बता दी है, लेकिन कोई भी चीज आपको तैयार करना है तो सिंपल सी बात है कि पहले आप सामान्य स्पीड में देखिए, फिर इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने के बाद एक बार 2x स्पीड में देखिए, और चूंकि इसके क्वेश्चन आपको साथ दे रखे हैं तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है एमसीक्यू के लिए, उसको लेकर आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, आपकी ये चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको प्रिंट आउट निकालिए, और प्रिंट आउट आप कहां से निकालेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, शिक्षित आजमगढ़, हिंदी में सर्च मारेंगे शिक्षित और आजमगढ़ इंग्लिश में, आपको आ जाएगा शिक्षित आजमगढ़ चैनल, वहां से आप इसका प्रिंट आउट डाउनलोड मारेंगे, मतलब पीडीएफ डाउनलोड मारेंगे, फिर प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद बैठ के आराम से इसको पढ़ेंगे,
पहले राउंड में नॉर्मल स्पीड से देखिएगा, दूसरे राउंड में आप 2x स्पीड से आपको पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता आपके दिमाग में छप जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। फिर उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से जाइए और एमसीक्यू कीजिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम को निकालिए। बाकी मिलते दोस्तों कल की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 वाले लेक्चर में, और इन दोनों लेक्चर में आपको सिंधु घाटी सभ्यता निपट जाएगा। जितना बड़ा आज का वीडियो था इतना बड़ा कल का वीडियो होगा और आपको सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से मेरे टोटल आपको 15 लेक्चर आएंगे प्राचीन भारत के, ठीक है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 2 लेक्चर होंगे, जो कि आज एक है कल एक होगा, ठीक है। 2 लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपको आता है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता में भी 2 लेक्चर होंगे, एक तो होगा ऋग वैदिक काल का, दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल का। बात समझ में आई। उसके बाद आपको आता है आर्य सभ्यता के बाद आपको 6वीं शताब्दी में आपको धार्मिक आंदोलन आते हैं, तो धार्मिक आंदोलन में 2 लेक्चर लगेगा, जैन और आपको बौद्ध धर्म पढ़ने में, ठीक है। तो आपको कितने हो गए, सिंधु घाटी 2 और उसके बाद आर्य 2 और उसके बाद धर्म वाला 2, ये हो गए। फिर महाजनपद का 1 वीडियो लगेगा, आपको कितने हो गए 7। महाजनपद के बाद मौर्य काल आएगा, मौर्य काल में भी 2 वीडियो लगेगा, आपको हो गए 9। और उसके बाद मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमण, इसमें भी आपको 2 वीडियो लगेगा, हो गए कितने 11। उसके बाद गुप्त काल आता है, गुप्त काल में भी 2 वीडियो आपको बनेंगे, हो गए आपको 13। और गुप्त काल के बाद संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसमें घुस जाते हैं, आपको मध्यकालीन भारत में। तो 2 हो गए 15, ठीक है, 13 2 15। तो 15 वीडियो आएंगे और मैं ट्राई करूंगा, प्रयास तो ये रहेगा कि ट्राई करूंगा कि अगले 15 दिन में मैं आपको वीडियो दे दूं जल्द से जल्द, ताकि आपके पास पीडीएफ हो, आप निकालें और एमसीक्यू आपके पास है। ये मोर देन इनफ है किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस इस पे आपको आवश्यकता पड़ेगी टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज जब हमारे कोचिंग की तरफ से लॉन्च होगी तो बता दिया जाएगा। फिलहाल नोट्स में आपको इतना ही है कि आपको फाउंडेशन कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन कॉन्सेप्ट के संग बेसिक प्रश्न विद एविडेंसेस के साथ कि ये कौन कौन से आयोगों में पूछे गए हैं। बाकी मिलते कल एक नए जोश के संग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।